ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ओके, आई एम ऑडिबल क्लियरली? Yes. Yes. ऑलराइट, ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं आप लोगों को थोड़ी सा विजुलाइज करवा देता हूँ कि आपने चीज़ें कैसे इंस्टॉल करनी है। एंड बिफोर डूइंग दिस, एक आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं लाइक आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ उसके लिए भी। ओके, स्क्रीन विजिबल है? जी जी नजर आ रहा है। विजिबल है। Anyone of you have any idea about NVM, Node Variant Manager? This one. Yes. Khidr, can you define what is this? The node version manager वो होता है जिसकी मदद से हम किसी भी नोड जेएस का वर्जन हम मतलब उसी का सेटअप इंस्टॉल कर उसी जो वर्जन हमें पर्टिकुलर चाहिए होता है उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। Okay. So yes, Khidr, you are almost right. Node Variant Manager basically हमारे पास जितनी भी हमारी नोड की एप्लीकेशंस हैं, लाइक हमारे पास जो npm पैकेजेस होते हैं, उनको उनके वर्जन्स को अपग्रेड करने के लिए, उनके वर्जन्स को डाउनग्रेड करने के लिए हम नोड वेरिएंट मैनेजर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को रात को एक टास्क दिया गया था, एक छोटा सा, कि आप लोगों ने अपने सेटअप सिस्टम में सेटअप खुद से करना है, लाइक जिसके अंदर इन्वॉल्व थी हमारे पास से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लाइक एंगुलर, CLI एंड नोड जेएस। तो बेसिकली स्टार्ट लेना चाहिए था हमें नोड जेएस से। तो आई होप सब लोग, काफ़ी सारे लोगों के पास वो हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक आप लोगों को एक उसके एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोड वेरिएंट मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास यूज़ होता है कि जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे पास किसी भी ओएस में चल रही होती हैं, लाइक Ubuntu होता है या हमारे पास विंडोज़ ओएस है, इवन के मैक ओएस में हमारे जो नोड की एप्लीकेशंस है उनको डाउनग्रेड करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए, देन ये हमें हेल्पफुल कर रहा होता है अपनी कुछ डिफरेंट कमांड्स के साथ, इवन के इंटरनली npm को इंस्टॉल करने के लिए, नोड की एंगुलर की CLIs को भी इंस्टॉल करने के लिए हेल्पफुल होता है। और इस तरीके से तो नोड नोड वेरिएंट मैनेजर नोड के वेरिएंट्स को मैनेज करता है। देन एक इसके अगेंस्ट आता है npm। npm का काम क्या होता है कि npm जो है वो नोड के पैकेजेस को मैनेज कर रहा होता है। नोड के पैकेजेस से क्या मुराद है कि आपने कोई नोड लाइक नोड जेएस का एक पैकेज यूज किया हुआ है 14.17 जैसे हमने डिसाइड किया था। अब उसके अंदर फर्दर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज, कुछ जो हमारी रिक्वायरमेंट्स में आती हैं, लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए, उनको अनइंस्टॉल करने के लिए, उनके यूटिलाइजेशन के लिए हम फिर नोड npm की कमांड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि हमने NVM कैसे इंस्टॉल करना है, नोड वेरिएंट मैनेजर। तो इसके लिए अगर आप ये आप देख रहे हैं कि गिटहब की वेबसाइट पे इसने बताया कि आप इसको ओपन करें। तो इसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें इसने यहाँ पे बताई हुई हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को इसने एज अ कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, कुछ वेरिएंट्स बताए हुए हैं, NVM यूज 16। अब ये वो कुछ कमांड्स बता रहा है कि उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं हम लोग। देन उसको इंस्टॉल करने के लिए उसने कुछ कर्ल कमांड्स बताई हुई है, बैश कमांड्स, जो आपके CMD में आप लोग रन करते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है, सिस्टम टू सिस्टम वेरी भी कर रहा होता है। जैसे विंडोज़ की बात की जाए तो उसमें थोड़ा सा मेथड चेंज होता है, जो बंटू की बात की जाए तो उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, मुझे आप लोगों में से कोई बताए, कोई एनीवन जो Ubuntu OS को यूज़ कर रहा हो, लिनक्स OS को? आई थिंक किसी के पास भी Ubuntu नहीं है। दैट्स गुड फॉर नाउ। ओके,
सो इसमें आप नीचे जाकर इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो नीचे आपको इसका कुछ ना कुछ पैकेजेस वगैरह मिल जाते हैं, कुछ तो ये उसने सारी इंस्टॉलेशंस और फिर उनका यूजेज और इस तरह की सारी चीज़ें उसने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये नोड वर्जन मैनेजर का जो एक पैकेज होता है छोटा सा, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप लोग उसको अपने पास यूज़ कर सकते हैं कि उसको इंस्टॉलेशन वहाँ से आपके लिए इजी हो जाएगी। तो एक छोटा सा पैकेज है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। दिस वन nvm setup डॉट जिप करके ये हमारे पास एक पैकेज है इसका, इसको हमने इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर सेशन या ड्यूरिंग द सेशन अगर आप लोग कंपेटिबल लाइक इजी हैं इसको यूज़ करने के लिए तो आप कर रहे हैं। सो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। वैसे अभी के लिए मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। सिंपल मेथड है, जैसे आप बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, बाकी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट नॉर्मली विंडोज़ की एप्लीकेशंस में नेक्स्ट नेक्स्ट किया जाता है। तो जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है आप कुछ ना कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस एक्स्ट्रा भी बता देते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंस्टॉलेशन के दौरान ये आपसे पूछेगा कि आप अभी नोड वर्जन जो आपने डाउनलोड किया हुआ है, जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने लोकल मशीन में, वो उसका वर्जन बताता है कि ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, कि आप इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं या नहीं। तो यस, यू कैन कंट्रोल दिस विद एनवीएम एज वेल, लेकिन अगर नहीं भी करना चाह रहे तो इट्स ओके। तो मैंने इसको नो कर दिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन शायद ये इसके लिए एग्री नहीं करेगा, तो यस इसको आप ओके कर दें। तो हमारे लिए ये एनवीएम का जो सेटअप है वो हमारे सिस्टम में डन हो चुका है। अब इसका यूजेज क्या है, सिंपल सा यूजेज है। आप अपने इस ओएस में सीएमडी ओपन करें, कमांड प्रॉम्प्ट, एंड इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में एनवीएम कौन सा चल रहा है, नोड कौन सा चल रहा है। अगर एंगुलर किसी ने इंस्टॉल कर लिया तो वो कैसे चेक किया जा सकता है। तो उसकी मैं कुछ कमांड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ एनवीएम से। एनवीएम को चेक करने के लिए कि एनवीएम के अंदर अभी कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है, आप यूज करें यहाँ पे एनवीएम एलएस। एलएस बेसिकली सीएमडी की कमांड है जो एक लिस्ट शो करती है। तो मैंने अपने पास डिफरेंट नोड के वेरिएंट्स इंस्टॉल किए हुए हैं, 14.17, 10.12, 8.12, 8.9, 6.9, अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू माई नीड। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनमें से कोई स्पेसिफिक वेरिएंट यूज करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए अभी यहाँ पे जैसे अगर आप देखें एनवीएम एलएस करते हुए ये मुझे बता रहे हैं कि करंटली यू आर यूजिंग 14.17.6 वर्जन, that is 64-bit executable वर्जन, एग्जीक्यूटेबल पैकेज। तो इसने यहाँ पे इसके साथ स्टैटिक भी यूज कर दिया। अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूँ एनवी 10.12, तो मैं इसके साथ एक कमांड यूज करता हूँ एनवीएम यूज 10.12.0। तो अब ये मुझे बता रहा है एक्सेस इज डिनाइड। अगर इस तरह का किसी के पास एरर आ जाए तो मैं वो भी सोल्यूशन बता देता हूँ अभी आपको। कि आपने सिंपली क्या करना है, अपने सी फोल्डर में जाएं, सी फोल्डर में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एक यहाँ पे फोल्डर होता है नोड जेएस का। ठीक है, आपने सिंपली इसको डिलीट करना है और इसको बस यहाँ से परमानेंटली आप इसको डिलीट कर दें। अगेन जब आप इसके ऊपर आएंगे अपने सीएमडी पे ऊपर और आप दोबारा वो कमांड यूज करें एनवीएम यूज, तो ये आपको उस वर्जन के ऊपर लेकर जाएगा। एंड सेकंड थिंग जो कि शायद थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखती है इसको यूज करने के लिए एनवीएम को, कि आपको एनवीएम हमेशा रन एज एडमिन करके यूज करना होगा। ठीक है, अभी मैंने इसको सिंपली ओपन कर दिया था सीएमडी को, तो शायद वो इस वजह से भी नहीं काम कर रहा।
तो आपने इसको रन एज एडमिन करना है। अगर मैं आपको यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, CMD, राइट क्लिक करें इसके ऊपर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो अभी देखिए इसने मुझे मेरा वर्जन यहाँ पे जो करंटली जो मेरे पास चल रहा था वो इसने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कि इसने बता दिया करंटली यू आर यूजिंग 10.12.0 काइंड ऑफ नोड वर्जन। ओके, एनी क्यूरी फ्रॉम एनीवन टिल दिस? आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ आ रही है। शाह साहब आपको भी क्लियर हो रहा है सब? जी जी। चलें, दैट्स गुड। ओके, सो मैं अभी दोबारा इसको रिवर्ट करता हूँ क्योंकि अभी हमने 14.17 के ऊपर काम करना है। तो अगेन हम इसको यूज करते हैं, NVM यूज 14.17.6। ठीक है, तो इसने बता दिया कि यस जवाद यू आर यूजिंग 14.17.6 वर्जन। आफ्टर दैट हमें ये वेरीफाई करना होता है कि हमारे सेटअप में, हमारी लोकल मशीन में, डेस्कटॉप पीसी है, लैपटॉप है, जो भी आपके पास, इसके अंदर नोड वर्जन कौन सा चल रहा है, देन उसके अकॉर्डिंग NPM वर्जन कौन सा चल रहा है, और अगर आपने एंगुलर CLI इंस्टॉल कर लिया है तो उसका वर्जन कौन सा चल रहा है। तो उसके लिए कुछ बेसिक्स कमांड्स हैं, जैसे नोड का वर्जन चेक करने के लिए नोड डैश डैश वेरिएंट। तो ये आपको बता देता है कि यू आर यूजिंग 14.17.6। अब ये चीज आपको NVM ने भी बता दी, लेकिन आप इस कमांड के साथ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि NPM किस वर्जन का इंस्टॉल है, तो आप उसके लिए भी सेम इस तरीके से कमांड यूज करें, NPM वर्जन, तो वो आपको वो भी बता देगा। तो इसने बताया कि अच्छा, एक चीज यहाँ पे क्लियर करता चलूं, जब आप Node.js का कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो NPM ऑटोमेटिकली उसके साथ इंस्टॉल हो जाता है। लाइक अगर मैंने नोड वर्जन 10.12 इंस्टॉल किया तो NPM जो है उसके साथ इंस्टॉल होगा 4 पॉइंट समथिंग और 5 पॉइंट समथिंग, कोई भी वर्जन हो सकता है इनमें से। मैंने अभी क्योंकि नोड वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है 14.17 और मैं उसको यूज कर रहा हूँ, तो उसके साथ NPM का वर्जन जो है वो 16.14.15 बता रहा है। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप इसको अपग्रेड कर देंगे, Node.js को 18 पे लेकर जाएंगे, तो आपका NPM भी अपग्रेड होकर 8 पॉइंट समथिंग पे चला जाएगा या 9 पॉइंट समथिंग पे, लाइक उस पे वो चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने एंगुलर का CLI इंस्टॉल किया हुआ तो मैं उसको भी चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास एंगुलर का कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है। तो उसके लिए आप ngv कमांड यूज करते हैं। ये एंगुलर आपको बिल्ट इन कमांड से प्रोवाइड कर रहा होता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी आपको वो ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता देता है कि एंगुलर CLI वर्जन 14.2, नोड वर्जन 14.17, पैकेज मैनेजर NPM 16.14, एंड देन उसने आपको बता दिया आपका OS कौन सा है, जो कि Win32 और X64 दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद एंगुलर की कुछ अपनी बिल्ट इन चीजें होती हैं, लाइक आर्किटेक्चर लेवल की, जिसके अंदर डेव किट आर्किटेक्चर आ जाता है, उसका वेरिएंट बता देता है। और ये सारी चीजें CLI जो है एंगुलर का, वो इनको यूज कर रहा होता है जब आप इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इन चीजों को आपने लाइक चेंज करने की कोशिश नहीं करनी, दो कि ये होती नहीं है, लेकिन समहाउ कोई कमांड मिल भी जाए तो आप इसको चेंज नहीं करना चाहिए। तो हमारा यहाँ तक का सेटअप कंप्लीट है। अगर किसी को नहीं कोई समझ आई तो वो मेरे से क्वेश्चन कर सकता है। ओके, so I hope every one of you are clear. ओके, कुछ लोगों को भी यहाँ पे मसला आ रहा था एंगुलर का। someone is raising a hand. Yes, उस्मान फजल। जवाद भाई, एट अ टाइम हम कितने वर्जन यूज कर सकते हैं? नोट का एक ही कर सकते हैं? यस, एट अ टाइम आप एक ही नोड का वर्जन यूज कर सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, 18, 16, 14, 12, व्हाटएवर। और इंस्टॉल भी मतलब कि फिर एक ही हो सकता है या फिर जितने मर्जी कर लें? नो नो, इंस्टॉलेशन डिपेंड कर रही है आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आप
लाइक अगर किसी पुरानी एप्लीकेशन को, एंगुलर की कोई ओल्ड एप्लीकेशन जो आज से 2 साल पहले लिखी गई थी, तो तब एंगुलर का वेरिएंट 10 और 11 चल रहा था। तो अगर आपकी वो एप्लीकेशन लिखी गई है तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको नोड का वेरिएंट 12 रिक्वायर्ड है। तो आप नोड वेरिएंट 12 भी अपने पास लोकल मशीन में इंस्टॉल करेंगे, और जो करंटली आपका कोई सेटअप चल रहा है, करंट सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन आपकी चल रही है, आप उसके लिए अगर आपको नोड रिक्वायर्ड है 14, तो आप वो भी इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉलेशन का इशू नहीं है, इंस्टॉलेशन आप मल्टीपल वेरिएंट्स कर सकते हैं। जैसे भी मैंने अपने पास सेम टाइम पे डिफरेंट वेरिएंट्स इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन यूज आप एक टाइम पे एक कर सकते हैं। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके ओके, फ्रॉम दिस आई मूव टू फर्दर। कुछ लोगों को भी इशू आ रहा था, किसी के पास एंगुलर CLI नहीं इंस्टॉल हो रहा, किसी के पास नोड नहीं इंस्टॉल हो रहा। यहाँ पे मैं आप लोगों की आसानी के लिए मैं ग्रुप के अंदर नोड का पैकेज भी प्रोवाइड कर देता हूँ, नोड 14.17। ओके, तो आप लोगों के लिए मैंने नोड वर्जन 14.17 भी ग्रुप में शेयर कर दिया। आप लोग अपने पास डाउनलोड करके एज अ पैकेज उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। ओके, आफ्टर डेट हमारे पास एंगुलर को कैसे इंस्टॉल करना है कि लेट सपोज अगर अभी इस टाइम की बात की जाए, करंटली मार्केट में क्या अवेलेबल है मार्केट में, या इवन एंगुलर जो एक फ्रेमवर्क है जो गूगल की तरफ से पब्लिश किया गया, गूगल ने इसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है। तो अगर आप गूगल की इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को, ऑफिशियल वेबसाइट को देखते हैं, तो एंगुलर.io के नाम से है। इसके ऊपर आपको ये बता देता है कि जी हमारे पास लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है। तो ये आपको बताएगा स्टेबल वर्जन, इस तरह के कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर देता है। फिर ये नीचे उसके डाउन साइजिंग करता जा रहा है, वर्जन 15, 14, 13, 12, 11 और एंगुलर JS एंड V2। ओके, तो करंटली जो एंगुलर आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो एंगुलर 16 प्रोवाइड कर रहे हैं, एंगुलर CLI 16 वर्जन। ठीक है, लेकिन हम उसको नहीं यूज कर रहे, क्यों? क्योंकि 16 अभी इतना स्टेबल नहीं हुआ जितने हमारे ओल्ड वर्जन स्टेबल हो चुके हैं और उससे आगे मूव कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे इन वर्जन्स को इंस्टॉल करने के लिए अगर आप npm एक वेबसाइट है जहाँ पे आपके नोड के पैकेज मैनेजर्स पड़े होते हैं, नोड की जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं यहाँ पे पब्लिश होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इनके वर्जन्स के अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट कमांड्स मिल जाती हैं। जैसे अगर मैं अभी के लिए आप लोगों को बताऊं, तो मैं क्या करना चाह रहा था आप लोगों के लिए कि एंगुलर CLI को मैं इंस्टॉल करना है। तो अब अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जी मुझे 14 वर्जन इंस्टॉल करना है, या मुझे 13 वर्जन इंस्टॉल करना है, तो आपको एंगुलर npm की वेबसाइट पर आए, यहाँ पे आके लिखें एंगुलर/CLI, तो ये आपको डिफरेंट वर्जन प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये उसने पूरी लिस्टिंग बनाई हुई है। यहाँ पे उसने लिस्ट डाउन किया हुआ है एंगुलर CLIs को भी, और फिर एंगुलर के साथ कुछ इसके CLI के अलावा कुछ डिफरेंट इसके अंदर पैकेजेस होते हैं, उसकी उन सब की उसने लिस्ट डाउन किया हुआ है इन सबको। तो यहाँ पे आपको बेसिक जो कमांड मिल जाती है किसी भी एंगुलर के पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर मैं 13 इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो ये कमांड आपको बताएगा npm install @angular/CLI, एंड आगे उसके एक @ करके उसका वर्जन लिख देगा कि कौन सा वर्जन मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमें एंगुलर 14 के लिए मिल जाता है। तो आप लोग ये कमांड यूज कर सकते हैं npm i angular/cli @14.2.12। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं ये कमांड भी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो एंगुलर का एक बेसिक सेटअप है हमारी मशीन के अंदर, हमारे लोकल सेटअप के अंदर, PC के अंदर, लैपटॉप के अंदर, वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ये कासिम भाई मेरे ख्याल में कभी आते हैं कभी जाते हैं, इशफाक साहब। यार नेट का इशू हो सकता है, क्योंकि ओके, आजकल नेट का भी इशू आ रहा है, तो इस वजह से। सही है सही है। तो यहाँ तक एंगुलर का हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। किसी की कोई क्यूरी हो किसी की तरफ से?
इशफाक साहब, या तो मैं बहुत ही अच्छा समझाता हूँ या फिर मैं बिल्कुल ही बहुत बुरा समझाता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं, इसमें फिर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेना। ओके, ठीक है। तो इधर या तो आपको सब क्लियर हो रहा है? यस। ओके। अच्छा, एक चीज का खास ख्याल रखिएगा सब लोग कि कभी भी एंगुलर का सेटअप करते हुए, नोड का सेटअप करते हुए, फर्स्ट सबसे पहले आप लोगों ने नोड जेएस इंस्टॉल करना है, एंड देन आप लोगों ने एंगुलर सीएलआई को इंस्टॉल करना है सीएमडी के थ्रू। एंड आफ्टर दैट आपका एंगुलर का सेटअप कंप्लीट होता है। देन आप आते हैं अपने पास कुछ एप्लीकेशंस, कोई पैकेज, कोई सॉफ्ट, कोई भी एप्लीकेशन जनरेट करने के लिए जो कि एंगुलर के अंदर होती है। तो देन हम अब उसकी तरफ मूव करते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के अपने पीसी के अंदर कोई ना कोई फोल्डर होता है जहाँ पे आप कुछ स्पेसिफिक चीजें रखना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करूँ तो मैं अपने पास एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ ट्रेनिंग सेशन के नाम से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी भी आप लोगों के साथ, लाइक जो भी आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, उसके लिए एक अगर कोई सैम्पल एप्लीकेशन भी अगर हम लिख रहे हैं तो वो हम सारी यहाँ पे एक सेपरेट एक एप्लीकेशन के अंदर लिखते चले जाएं। तो अब ये करने के लिए हमें एक फोल्डर बनाना होगा। फोल्डर के अंदर हम टर्मिनल को ओपन करेंगे और उस टर्मिनल के अंदर हम अपनी एनजी कमांड के साथ अपनी कोई एप्लीकेशन जो है वो जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए एंगुलर आपको बिल्ट इन कमांड्स भी यूज प्रोवाइड कर रहा होता है एनजी न्यू करके। और इवन कि अगर आप नहीं यूज करना चाह रहे एनजी की कमांड, तो एनपीएम को भी आप यूज कर सकते हैं। तो एनपीएम की फिर डिफरेंट कमांड्स है, और जो कि नोड जेएस की कोई एप्लीकेशन, जैसे बैकएंड की कोई एप्लीकेशन है, आप उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। एनपीएम की कमांड्स आप एंगुलर की एप्लीकेशंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। एनपीएम की कमांड्स आप रिएक्ट की एप्लीकेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम npm न्यू करके या ng न्यू करके हम कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे आपने सिंपल एप्लीकेशन का नाम लिखना है तो वो आपको बता देते हैं, ठीक है। ng न्यू मैंने लिखा ट्रेनिंग सेशन एप्लीकेशन। तो ng किया तो इसने इसको एग्जीक्यूशन पे लगा दिया। तो ऊपर देखे तो इसने यहाँ पे टाइटल भी चेंज कर दिया। अब ये बता रहा है कि जी मैं इस टाइम नोड पैकेज मैनेजर को यूज कर रहा हूँ, मैं उसकी जो कमांड्स है मैं उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारा कुछ आपके लोकल सेटअप में चल रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिक सेटअप के अंदर अगर हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आप लोगों को कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस पूछेगा आपसे कि आप एंगुलर की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हुए आप राउटिंग करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। तो फॉर द टाइम यस, मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, वाई लिख देता हूँ, जी मैं राउटिंग करना चाह रहा हूँ। मैं फिर इसको फर्दर डिफाइन कर दूंगा कि ये क्या चीज़ है। सेम इस तरीके से फिर हमारे पास स्टाइल शीट के लिए क्वेश्चन कर रहा होता है कि आप स्टाइल शीट कौन सी लिखना चाह रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो हमारे पास मेरे ख्याल में आप सबको अभी तक ये सिर्फ पता होगा कि HTML के साथ CSS यूज होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइजिंग है आप लोगों के लिए कि आप इससे एडवांस चीज़ भी यूज कर सकते हैं, SCSS, सेस एंड लेस। अच्छा, इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये CSS से, सिंपल CSS से बहुत ऊपर की चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। CSS के साथ बाकी चीज़ों का क्या डिफरेंस है वो भी मैं फर्दर आप लोगों को थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर SCSS को सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं अपनी इस एंगुलर की एप्लीकेशन में स्टाइलिंग के लिए SCSS यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसने कहा कि ओके जवाद, आई एम क्रिएटिंग योर एप्लीकेशन। तो अब ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाएगा, इसमें कुछ फाइल्स डायरेक्टरीज क्रिएट करेगा, एंगुलर जेसन, पैकेज जेसन, रीडमी डॉट md, कर्मा कॉन्फ़िगरेशंस, ts config, vs कोड की फाइल। उसके बाद ये सोर्स का फोल्डर बना के उसके अंदर हमारी बेस क्रिएट कर देगा, इंडेक्स डॉट html, ऐप कंपोनेंट्स, ऐप मॉड्यूल, ठीक है। ओके, इन द मीन वाइल हम मूव करते हैं अपनी अपनी स्लाइड्स की तरफ। क्योंकि आप मेनली आप लोग में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं,
तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन देनी चाहिए थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें थ्योरेटिकल भी पता हों। तो ये हमारी वीक 1 की कुछ स्लाइड्स बनाई गई थी हमारे साइब्रोन के कुछ जीनियस हमारे एम्प्लॉयज़ की तरफ से। तो उसको हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो वीक 1 के अंदर हमारे पास मैंने डिसाइड किया था कि वीक 1 में मैं आप लोगों के साथ कुछ मॉड्यूल शेयर करूंगा। तो हमारा वीक 1 में मॉड्यूल है मॉड्यूल 1, जिसके अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं कि इंट्रोडक्शन टू एंगुलर, ओवरव्यू ऑफ एंगुलर फ्रेमवर्क, सेटिंग अप द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड एंगुलर आर्किटेक्चर एंड फाइल स्ट्रक्चर। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं, 3 ऑप्शंस हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इनमें तो, किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो प्लीज रेज योर हैंड। जी गाइस, जी इशफाक साहब। अच्छा जवाब भाई, मैं कह रहा था जो आपने अभी एप्लीकेशन क्रिएट की है, जी सो आई वांट के बाकी सब भी जिनके पास सेटअप इंस्टॉल्ड है तो वो जी भी ये अपने एंड पे एक एक्टिविटी शॉर्ट्स ही परफॉर्म कर लें। ओके, यस यू आर राइट, इनको करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है उसके लिए हम इनको 10 मिनट की ब्रेक देंगे, लेकिन आफ्टर 10 to 12 मिनट्स। ओके। टिल देन हम थोड़ा सा इनको ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देते हैं कि एंगुलर है क्या। जी खीजर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये जो इंस्टॉलेशन आपने की है ये मैंने रात को कर ली, लेकिन इसमें जो राउटिंग वाला ऑप्शन था इसमें मैंने नो कर दिया, तो इससे कोई प्रॉब्लम जनरेट होगी? नो प्रॉब्लम खीजर, इसके लिए इसको हम बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं। लाइक अगर आपने इनिशियली राउटिंग को नो कर दिया, मतलब आप नहीं चाह रहे कि राउटिंग मैंने यूज़ करनी है, लेकिन वर्क काम करते हुए आपको याद आया कि नहीं यार, मुझे तो यहाँ पे पेज के ऊपर नेविगेशन भी करवानी है, राउटिंग भी करनी है, तो हम इस मॉड्यूल को बाद में भी यूज़ कर सकते हैं एंगुलर फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं फर्दर जब हम एप्लीकेशन के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर हम इंटर होंगे, तो मैं फर्दर आप लोगों को थोड़ा सा ये डिफाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्लाइड्स को देख लेते हैं कि स्लाइड्स हमें क्या बता रही हैं। इंट्रोडक्शन टू एंगुलर, तो बताया ये जा रहा है कि एंगुलर इज अ पावरफुल वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय गूगल। किसी को आइडिया है कि फ्रेमवर्क क्या चीज़ है और लाइब्रेरी क्या चीज़ है? कोई बता सकता है अभी? जी उस्मान बिन साद, आप कुछ बोलना चाहें? जी सर, लाइब्रेरी जो होती है बेसिकली किसी फंक्शनैलिटी को उसे परफॉर्म कर रही होती है। और जो होता है, सॉरी एक दो दोबारा प्लीज कर दें, मैं थोड़ी मिस हो गया मुझसे, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। बेसिकली क्वेश्चन ये था कि कोई आप में से ये डिफाइन कर सकता है कि फ्रेमवर्क क्या है और लाइब्रेरी क्या है? सर जो फ्रेमवर्क है एक पूरा एक जो आपको स्ट्रक्चर देती है, और लाइब्रेरी जो है वो सर्टन एक चीज को परफॉर्म करने के लिए वो इस्तेमाल की जाती है। अगर आप ठीक है, इसको एक सिंपल ले तो जैसे एक ओके हमारे उस्मान, पास गॉट जो है इट। एंगुलर फ्रेमवर्क है, और जी जी, जो लाइब्रेरीज है इसके फर्दर हम जो इस्तेमाल करेंगे वो उसके एज ए फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कराने के लिए इस्तेमाल होंगी। ठीक है। जी कासिम भाई, आप कुछ बताना चाहें? आई थिंक साद भाई ने सही बताया। लाइब्रेरी हम फॉर एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि हम अपने कोड के अंदर एक्सेल जनरेट कराने के लिए तो हम इंटर ऑप की लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, तो वो एक्सेल की फंक्शनलिटीज परफॉर्म करता है। इस तरह ओके डिफरेंट जो चीज़ें, अगर कोई चीज़ परफॉर्म करानी हो तो इससे रिलेटेड जो डॉट नेट ने लाइब्रेरीज दी हैं वो हम इंक्लूड करवाते हैं, तो उसको हम यूज़ करते हैं फंक्शनलिटी को परफॉर्म कराने के लिए। ओके, गॉट इट। जी जहन, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके ऊपर? जहन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। मैं थोड़ा हाँ सा भाई आपको डिफाइन कर देता हूँ। जी जैन, दैट्स ओके, मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है। तो लाइब्रेरी बेसिकली किसी भी लैंग्वेज में एक कोई किसी भी लैंग्वेज में, लाइक पाइथन है, जेएस है, टीएस है, एंगुलर है, रिएक्ट है,
आप किसी भी तरह की कोई भी लाइब्रेरी जो है आप खुद लिख सकते हैं। आप एक प्रोग्रामर जो है जो लाइब्रेरी लिखता है, उस लाइब्रेरी के अंदर वो बेसिकली ये बताता है कि जी मेरी लाइब्रेरी क्या कर रही है। मतलब उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज होती हैं जो वो परफॉर्म करवा रहा होता है। लाइक अगर मैं एक लाइब्रेरी की बात करूं एंगुलर के अंदर, एंगुलर की एप्लीकेशन में, जैसे एक राउटिंग की एक लाइब्रेरी है, तो उसका काम बेसिकली ये है कि आपकी एप्लीकेशन में जो डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं, जो डिफरेंट HTML लिखी हुई हैं, उनके ऊपर नेविगेट करने के लिए, उनके ऊपर रन टाइम पे यूज़र को एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करवाने के लिए उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो उस राउटिंग की लाइब्रेरी के अंदर लिखी हुई है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं किसी मॉड्यूल की बात करता हूँ, तो वो भी बेसिकली हम उसको भी मॉड्यूल को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी है। इस मॉड्यूल के अंदर अब वो जो जितना भी काम हो रहा होगा वो उस लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं फ्रेमवर्क की, तो फ्रेमवर्क जो है वो डिफरेंट लाइब्रेरीज को कंपोज करके बनाया जाता है, डिफरेंट लाइब्रेरीज को मर्ज किया जाता है, उनकी कलेक्शन को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और उनको उनकी आपस में कोलैबोरेशन करवाई जाती है, उनको आपस में डिफरेंट वे से यूज किया जाता है। तो उन डिफरेंट लाइब्रेरीज की कंपोजिशन से हमारे पास जो एक फ्रेमवर्क है वो जनरेट हो रहा होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्रंट एंड डेवलपर्स क्वेश्चन कर रहे होते हैं या इवन के उनसे इंटरव्यूअर्स पूछ रहे होते हैं कि रिएक्ट जेएस में और एंगुलर में क्या डिफरेंट है, या रिएक्ट जेएस में और व्यू जेएस में क्या डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे ये डिफाइन करता चलूँ कि रिएक्ट की अब बेसिकली हमारा टॉपिक नहीं है रिएक्ट को डिस्कस करना, लेकिन क्योंकि बात हो रही है लाइब्रेरी की और फ्रेमवर्क की, तो मैं यहाँ पे थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ कि रिएक्ट जो है हमारे पास एक लाइब्रेरी है, और वो लाइब्रेरी बेसिक एक छोटी सी लाइब्रेरी है, उसके अंदर आप अपनी कोई फ्रंट एंड की एप्लीकेशन लिख सकते हैं। लेकिन वो फ्रंट एंड की एप्लीकेशन तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप उस एक लाइब्रेरी के साथ डिफरेंट लाइब्रेरीज को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जैसे फ्रंट एंड की एप्लीकेशन के अंदर नेविगेशन होती है, फ्रंट एंड की एप्लीकेशन के अंदर बैकएंड टू बैकएंड कॉल्स होती हैं, लाइक सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशंस होती हैं। इस तरीके से डिफरेंट मॉड्यूल्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स की आपस में कम्युनिकेशंस होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करवाने के लिए आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज को वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो 3-4 लाइब्रेरीज का या इवन के 10 लाइब्रेरीज का एक एक उनकी कलेक्शन होती है जो रिएक्ट के अंदर यूज हो रही होती है। लेकिन अगर हम अपार्ट फ्रॉम रिएक्ट अगर हम एंगुलर को चेक करें, तो एंगुलर के अंदर ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे इकट्ठी पड़ी हुई हैं। जैसे आप राउटिंग देखें, आप HTTP आप क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए कोई लाइब्रेरी देखें तो वो भी इसके अंदर पड़ी है। इस तरीके से आप डायरेक्टिव्स देखना चाह रहे हैं तो वो भी इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट लाइब्रेरीज जो इस एंगुलर के फ्रेमवर्क में पड़ी हुई है, ये आपको एक ही प्लेस पे मिल जाती हैं और आप इनको इजीली यूटिलाइज करते हैं नोड मॉड्यूल से उठाकर। तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है कि ये एक फ्रेमवर्क है। कि आपको आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारा पूरी एप्लीकेशन एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक ही जगह पर मिल जाती है। ठीक है। तो इसको इसलिए बोला जाता है कि ये एक फ्रेमवर्क है जो कि गूगल ने लिखा हुआ है। एंड फिर उसके बाद गूगल ने इसको लिखने के बाद आप लोगों को एक ऑफिशियल वेबसाइट भी प्रोवाइड कर दी कि आप वहां से इसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड उसके अंदर फिर उसने अपने डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसने वहाँ पे राइट किए हुए हैं। तो मैं प्रेफर ये करता हूँ कि जो रीडिंग है वो की जाए और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से की जाए, ऑफिशियल वेबसाइट से की जाए। तो उसके लिए ये आप लोगों के पास angular.io की वेबसाइट है जो जहाँ पे आपको एंगुलर के प्रीवियस वर्जन्स की भी डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, जो लेटेस्ट वर्जन्स है उनकी भी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। तो अभी अगर आप देखें तो ये जो थीम है ये लेटेस्ट जो वर्जन है उसकी डॉक्यूमेंटेशन को शो कर रहा है। लेकिन अगर आप इससे पीछे जाएंगे तो ये थीम वो चेंज कर देगा, एंगुलर की वेबसाइट पे ये थीम चेंज हो जाएगा। तो ये आपको उसके अकॉर्डिंग बता रहा होगा। और इवन के यहाँ पे आपके पास URL में भी चेंज आ जाएगा वर्जन 14, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ वर्जन 14 के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे वर्जन 14 की डॉक्यूमेंटेशन ओपन की हुई है, तो इसके अंदर फिर हम फर्दर इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। ठीक है। ओके, अगेन बैक टू स्लाइड्स, बैक टू प्रेजेंटेशन।
तो यहाँ पे ये क्या कहता है, इट एम्प्लॉयज टाइप स्क्रिप्ट टू बिल्ड डायनामिक सिंगल पेज एप्लीकेशंस विद मॉड्यूलर एंड यूजेबल कंपोनेंट्स. Angular provides a robust ecosystem for web development, making it a popular choice among developers. ठीक है. तो यहाँ पे उसने थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दी कि एंगुलर क्या चीज़ है. एंगुलर एक फ्रेमवर्क है जो गूगल ने लिखा हुआ है. ये किस बेस पर बना हुआ है, ये टाइप स्क्रिप्ट की बेस पर बना हुआ है. बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट जो है वो एक लेयर है, टाइपिंग की लेयर है जावा स्क्रिप्ट के ऊपर. तो बेसिकली अगर आप इसको शॉर्ट करें तो ये इसके अंदर सारी आपकी जावा स्क्रिप्ट लिखी हुई है. ओके, सो वी मूव टू एंगुलर फ्रेमवर्क. तो यहाँ पे उसने उसकी भी डेफिनेशन लिख दी कि फ्रेमवर्क को मजीद उसने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया कि ये ओपन सोर्स है, इसके अंदर HTML टाइप स्क्रिप्ट एंड फला फला वो डिफरेंट चीज़ें यूज हुई हैं. सेटिंग अप दी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. तो मेरे ख्याल में ये सेटअप मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है. तो अभी आप लोगों को 10 मिनट की ब्रेक दी जाएगी. आप लोगों ने जिनका पास सेटअप नहीं हुआ वो लोग कोशिश करें कि इस 10 मिनट की ब्रेक के अंदर अपना सेटअप कंप्लीट करें. और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो वो मुझे वहाँ पे बता सकता है. आफ्टर दैट हम एंगुलर के आर्किटेक्चर के ऊपर और फाइल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं. ठीक है. तो गाइस, यू हैव 10 मिनट्स ब्रेक फॉर एंगुलर इन्वायरमेंट सेटअप. ओके. सब काइंडली अपने लैपटॉप्स में ना ये सेटअप कर लें, प्लस जो इन्होंने एक ऐप बनाई थी उस तरह से आप लोग एक ऐप बनाएं. आफ्टर 10 मिनट्स हर बंदा जो है ना अपनी स्क्रीन शेयर करके चेक करवाएगा हमें.
जो जो कंप्लीट कर ले तो वो साथ साथ बताता जाए। किधर आपने कर लिए? जी इसका भी मेरा हुआ है। स्क्रीन शेयर करके दिखाओ जरा। इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, मैं 1 मिनट को कनेक्ट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ। चले, सही है सही है। उस्मान फजल, आपका क्या इशू आ रहा है? विंडोज इंस्टॉलर में कोई इशू आ रहा है। क्या एरर क्या आ रहा है? एरर मैसेज क्या है? मैं मैसेज कर दूंगा। इमरान आपका, बल्कि आपका तो माइक ही नहीं चल रहा। आरिफ आपका हो गया? बस हो गया तकरीबन 2 मिनट और। चलो सही है। हसीब आपका कहाँ तक पहुंचा है? मैसेज किया मैंने, देखा? जी जी मैं देख रहा हूँ। इमरान, आपने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया उसमें ज़रा क्यूरी चेक करो, आपने ये लिखा क्या CMD पे? इसका भी मैंने आपको पिक्चर सेंड कर दी है भाई, मैंने VS कोड पे सारा रन कर लिया है। यहाँ पर इंटरनेट चला गया है तो इस वजह से उस पर ऑन नहीं है। ये आपने ऐप बनाई है उसके बाद उसको ओपन किया है? जी जी जी। चलें, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। किस नेम से ऐप बनाई है? एंगुलर प्रैक्टिस का नाम से। और किस तरह से बनाई है? क्या कमांड आपने यूज़ की है? तो पहले मैंने जो भाई ने सिखाया था वो कर लिया, उसके बाद यही जब आपकी ऐप बन जाती है तो उसके ऊपर आप CMD का रन करें और वहीं से एंगुलर ये
कमांड है वो मैंने दी तो ये रन हो गया, कमांड भूल गया उसको। उसमें जो बीच में कुछ क्वेश्चनिंग्स पूछता है, उसमें आपने क्या क्या सिलेक्ट किया था? क्वेश्चन क्वेश्चन जिस तरह राउटिंग है, कनेक्टिविटी CSS वगैरह है। आपके पास आया था वो राउटिंग का, पूछा था उसने यस या नो में? ये पूछा था वो मैंने नो कर दिया था। सही, वो नो किया था आपने? हाँ वो ये तो मैंने पहले से बनाया हुआ था ना, तो इस वजह से मुझे पता नहीं था यस करना है, तो मैंने नो कर दिया था। एक और बनाओ ना, उसमें राउटिंग यस कर लो आप। तो ये इधर ये नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, ये सही हो जाए तो फिर मैं ये बनाता हूँ। ठीक है। कासिम आपका हो गया? हाँ मेरा हो गया। कि मेरे पास प्रोजेक्ट करने के बाद ना कुछ वार्निंग्स आ रही हैं, मैं सब शेयर किस वजह से। वार्निंग्स की खैर है, बस रेड कलर नहीं होना चाहिए। इसमें वार्निंग्स आती रहती हैं। अच्छा, अगर किसी को कोई इशू रेज हो रहा हो तो गाइस आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो। जवाद भाई कुछ ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। ये रेड कलर जी में प्रोजेक्ट जी जी, का मैं बन देख चुका हूँ वो ग्रुप वाला। VS कोड में मैंने ओपन कर लिया। और ये उस्मान का एक इशू आ रहा है, मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, विंडो इंस्टॉलर वाला, उसको भी काइंडली देख लें। ये आपकी विंडो का कोई प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल में आपको ये थोड़ा सा शायद रीसेट करवाना पड़ेगा। शाह भाई के विंडो इंस्टॉलर का कोई प्रॉब्लम है, वो इसकी वजह से इनको इंस्टॉल नहीं करने दे रहा। सही, चलें उस्मान भाई आप मेरे साथ एक अलग सेशन रख लीजिएगा, उसमें आपका ये विंडो वाला इशू रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है तो ये हसीब को इशू आ रहा है, मेरे ख्याल से उस्मान को ना यही इशू आया था जिसकी वजह से अभी ये इसको विंडो इंस्टॉलर का भी इशू आ रहा है। ये स्क्रीनशॉट शेयर की हुई है हसीब ने, इसको भी काइंडली चेक कर लें। हसीब NG वेरिएंट Node.js version 14.17 detected Angular CLI requires a minimum Node.js version of either 14.20. ओके, आप ये चेक करवाएं कि ये ज़रा लिखें अपनी CMD में कमांड लिखें, नोड वेरिएंट क्या बता रहा है वो 14.0। तो जवाब भी मेरा जो है ना वो इंस्टॉल है, उस पर वर्जन आ जाता है 14.0 आ रहा है। जब मैं 17 के लिए इंस्टॉल करता हूँ वो इंस्टॉल नहीं होता। 17 नहीं सॉरी, दोबारा बताएं क्या कह रहे हैं। मेरा नोड वर्जन जो है ना 14.0 जो है ना वो शो कर रहा है, लेकिन जब 17 आपने जो सेटअप दिया ना, जो अभी जो जी जी लेटेस्ट जो दिया है वो जी नहीं जी, हो रहा, तो उस पर ये एरर आ रहा है। उस पे ये एरर आ रहा है। हाँ, वो जो मैंने आपको दिया हुआ है, वो विंडोज इंस्टॉलर वाला। ओके, ओके, इसके लिए आप एक काम करिएगा, आफ्टर सेशन ना आप एक दफ़ा जो पहले Node.js इंस्टॉल किया है या एंगुलर, आप सिंपल जो Node.js है ना उसको एक दफ़ा अनइंस्टॉल करके अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करें एंड देन अगेन आप ट्राई करें। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा ना तो फिर आपके साथ एक सेपरेट सेशन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, उसके अंदर आपको बता दूंगा कि कैसे सेट कर सकते हैं इसको। ओके। ठीक है, ठीक होगा, ठीक होगा।
अच्छा जी, ये आपका npm वर्जन 9.8 क्यों शो कर रहा है? अप टू डेट, ठीक है, सही है, ठीक है, ये भी ठीक है। हो गया इंस्टॉल इमरान। ओके। अच्छा, कोई रह तो नहीं गया अभी जिसका अभी ये कंप्लीट ना हुआ हो? क्योंकि मेरे ख्याल में 10 से 15 मिनट हो गए हैं ब्रेक को। खिजर का हो गया है, कासिम का हो गया है, इमरान का भी हो गया। इमरान ने तो जस्ट इंस्टॉलेशन किया। वो ऐप वाला इमरान आपने किया नहीं किया? हसीब, हसीब का वो जो इशू आ रहा था मेरे ख्याल से। जी जी। जी आरिफ, आरिफ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मेरा हो गया, लेकिन ये तस्वीर सेंड नहीं हो रही, नेट का इशू है। कोई मसला नहीं, ठीक है, अगर हो ठीक है गया तो ठीक है, वो ओके। कोई इशू नहीं है। अच्छा हसीब, आपका भी हो गया है या वो एरर की वजह से हाथ खड़ा किया हुआ है? चले, जिस जिसका कंप्लीट हो गया वो हैंड रेस कर दें। जवाद भाई, मेरा आपसे एक सवाल भी था। जी जी, बताएं आरिफ। ये npm और ng में क्या फ़र्क है? वो आपने कमांड npm की भी इस्तेमाल की थी, फिर ng की भी इस्तेमाल की थी। जी, मैंने उसको डिफाइन किया था। npm जो है बेसिकली जो नोड पैकेज मैनेजर है, ये उसकी कमांड है। नोड पैकेज मैनेजर जो है वो आपकी जो नोड की एप्लीकेशंस होती हैं उनकी लाइब्रेरीज को, उनको इंस्टॉल करने के लिए, अनइंस्टॉल करने के लिए, उनकी कमांड्स को यूज़ करने के लिए आप npm को यूज़ करते हैं। लेकिन जो ng है ये बेसिकली ये स्पेसिफिक एंगुलर के लिए होती है। एंगुलर आपको ये वाली कमांड्स प्रोवाइड करता है कि बिल्ट इन, कि आपने कोई काम करना है, कोई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, कोई एप्लीकेशन के अंदर सर्विस क्रिएट करनी है, कुछ डिलीट करना है, अनइंस्टॉल करना है, या कोई बिल्ड वगैरह बनानी है, तो वहाँ पे आप ng की कमांड यूज़ करते हैं। तो ये जो जो एंगुलर की बिल्ट इन कमांड्स हैं, आप इनको npm के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है जवाद भाई। ओके। अच्छा, ये अली जाज ने हैंड रेज नहीं किया, आपका नहीं हुआ अभी तक? अ, फिर एक अली, क्वेश्चन सॉरी, ये कौन बोला है? निकासन। जी जी, कासिम बताएं। ये आपने वो जो उस नोट फाइल प्रोग्राम फाइल से डिलीट की थी वो किस वजह से करते हैं? सॉरी। ये जो आप सी से जाके वो डिलीट किए थे आपने नोट की जी जो जी। डिफॉल्ट था, वो जी किस जी, वजह से? वो बेसिकली सम टाइम डिलीट करनी पड़ती है, वो हमेशा के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो इसलिए कि सम टाइम जो आपका एनवीएम है वो आपके डिफरेंट वर्जन्स को मैनेज नहीं कर पा रहा होता। तो उस केस में ये होता है कि नोट जेएस की जो वो फोल्डर है उसके अंदर कुछ ग्लिचेस होते हैं, तो उनको पहले डिलीट किया जाता है, देन वो प्रॉपर से वर्क कर रहा होता है। जी जैन एंड अली जेब। ये सर हो गया मतलब। हाँ जी, ये हो गया इसलिए रेट है। ओके 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 ओके, गॉट इट। अच्छा जवाद, ये जो इशू आ रहा है ना, जी ये जो आप चेक कर रहे होंगे वो वर्जन का इशू आ रहा होता है इनको, जी जी। तो ये काइंडली इनको बता दें। किसी एक का अगर नेट सही चल रहा है और ये इशू आ रहा है उसको, तो वो काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर कर दे ताकि बाकी लोग भी देख लें। हसीब, अगर आपके एंड पे नेट सही चल रहा है तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके बता दें ताकि हम उसको रिजॉल्व कर दें यहाँ पे। बाकी लोग फिर उसको देख के रिजॉल्व कर लेंगे। ओके, आई थिंक इशफाक साहब हमें आगे मूव करना चाहिए। मेरे ख्याल में सबका क्लियर हो गया है। अगर किसी का इशू है तो वो फिर
आफ्टर दिस सेशन हम कर सकते हैं। ये हाँ, ये स्क्रीन शेयर की है जवाद भाई। ओके ओके हाँ, ये काइंडली देख लें। ठीक है, यहाँ पे लिखें npm-v। नो, npm आगे डैश डैश v माइनस माइनस v। ठीक है, तो ये कौन सा वेरिएंट बता रहा है आपका? बहुत ब्रेक लिखा हुआ है 6.14। ठीक है, यहाँ पे चेक करें एंगुलर का कौन सा वेरिएंट है, एन जी स्पेस एन, नो एन जी स्पेस वी। एंगुलर नहीं लिखना, एन जी स्पेस वी। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, आपने कमांड चलाई है एंगुलर इंस्टॉलेशन वाली, एंगुलर CLI वाली? जी चलाइए, आवाज आ एक रही है दफा मेरी? दोबारा, जी जी अभी आई है आपके पास, एक दफा दोबारा वो कमांड चलाएं। लिखें npm इंस्टॉल स्पेस @angular /CLI @14.2.12। इसको कंट्रोल C कर दें। ठीक है, ये दोबारा लिखें। स्लैश नहीं, @14.2 0.12। ठीक है, अभी इंटर करें। ओके, अभी ये आपका एंगुलर इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, ओके नाउ अभी आप लिखें ng स्पेस v। ये क्या बताता है? requires a minimum Node.js version of either 14.20 16.14। लाइक ये देना नहीं चाहिए इसको। अच्छा, ये स्क्रॉल अप करें जरा इसमें टर्मिनल में। टीन पॉइंट 17.0। आई थिंक हसीब आपको ये 14.17.6 ट्राई करना चाहिए, नोड का वर्जन। मैं वो ट्राई करता हूँ। हसीब आप कुछ कह रहे हैं? मैं ट्राई करता हूँ फिर। ओके, तो इशफाक भाई मेरा ख्याल है इसको फिर सेशन के बाद देखा जाए, आगे मूव करें। हाँ जी, बस बाकी भी 14.17.6 ट्राई करके इसको चेक कर लें। फिर भी ना रिजॉल्व हुआ तो फिर इस पे हम एक सेशन कर लेंगे। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, तो हम यहाँ से फर्दर मूव करते हैं। उससे पहले अगर एक दफ़ा एक नज़र स्लाइड को देखें।
तो इसमें क्या बोला जा रहा है जी, एंगुलर आर्किटेक्चर एंड फाइल स्ट्रक्चर। तो जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगुलर जो है वो आपको अलाउ करता है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट बेस्ड फाइल स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि जितनी भी एंगुलर की एप्लीकेशंस आप क्रिएट करते हैं, आप उनके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स बना रहे होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मॉड्यूल बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको उन चीज़ों को मैनेज करने में, मेंटेन करने में, कोड का स्ट्रक्चर क्लीन रखने में, और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो एसेंशियल्स होती हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी एप्लीकेशन के लिए, उनको मेंटेन करने में आसानी हो जाती है। तो इसी तरीके से इसका फाइल स्ट्रक्चर जो होता है वो सारा कंपोनेंट बेस्ड होता है। कंपोनेंट बेस्ड होने का मतलब है कि हर मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। जैसे अगर अभी मैं यहाँ पे आप लोग, जैसे अभी हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट की थी ट्रेनिंग सेशन ऐप के नाम से, अगर आप यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी देखें तो इसने ये कमांड्स काइंड ऑफ कमांड्स लिखी हुई हैं कि क्रिएट कर दो ट्रेनिंग सेशन ऐप सोर्स स्लैश ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट स्पेक। तो ये बेसिकली एक कंपोनेंट इसने इस तरीके से डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स विद डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हैं वो आपकी एप्लीकेशन में क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं इस टर्मिनल को मैं क्लोज करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने इस फोल्डर में, और इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूं अपने आईडीई में, जो हमारा हमने वीएस कोड जिसके लिए हमने प्रेफर किया था कि हम वीएस कोड के अंदर अपनी इस एप्लीकेशन को चलाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ वीएस कोड में किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए। आप यहाँ से इसको राइट क्लिक करके वीएस कोड की इंस्टॉलेशन के दौरान कुछ चीजें वो डिफाइन कर रहा होता है, जिसमें आप उसको बताते हो कि ऐड मेन्यू इनटू फाइल एक्सप्लोरर। तो वो यहाँ पे एक मेन्यू इस तरीके से ऐड कर देता है। आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो फोल्डर होता है, कोड वाला फोल्डर जिसके अंदर आपका एप्लीकेशन का कोड पड़ा होता है, वो इस तरह इस वीएस कोड में डायरेक्ट ओपन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक वे और होता है हमारे पास। वो हम क्या करते हैं कि हम वीएस कोड एप्लीकेशन ओपन करते हैं, एम्प्टी फोल्डर एक उसमें ओपन कर देते हैं। जैसे अगर ये छोटी सी स्क्रीन देखें, ये अभी मतलब सारी क्लियर आ रही है, इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं ओपन की हुई, कोई कोड नहीं ओपन किया हुआ। तो आप इसमें ओपन फोल्डर पर क्लिक करके तो फोल्डर अपनी इस तरह अपनी जो ऐप है वो आप ओपन कर सकते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ये बनाया था, तो मैं इसमें जाता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। सिलेक्ट फोल्डर, और वो फोल्डर मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया। इस फोल्डर के अंदर जो मेरा एंगुलर का कोड था वो सारा यहाँ पे उसने शो कर दिया। अच्छा, यहाँ पे वीएस कोड ने थोड़ी सी सिक्योरिटी की चीज़ें भी प्रोवाइड की हुई हैं, तो वो आपसे कंफर्म कर रहा होता है कि आप जो फोल्डर ओपन कर रहे हैं आप इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं या नहीं। तो ये मेरे ख्याल में आप सब काफ़ी बड़े हो गए हैं, लैपटॉप्स को यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। लेकिन फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बिला झिझक पूछ सकता है। कोई इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी भी पर्सन की तरफ से कोई भी क्वेश्चन करते हुए। ओके ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट एंगुलर आर्किटेक्चर एंड फाइल स्ट्रक्चर। तो एंगुलर का आर्किटेक्चर क्या है कि जब भी आप पहले बात करते हैं आर्किटेक्चर की, तो जब भी एंगुलर की एप्लीकेशन क्रिएट की जाती है तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रिएट होती हैं। जैसे एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर, ये एंगुलर फ्रेमवर्क खुद इसके अंदर जनरेट कर रहा होता है। इसके अंदर वो अपनी फ्रेमवर्क के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं उनको इंस्टॉल करके यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर प्लेस कर देता है, ताकि यहाँ से हम उसको इजीली यूज कर सकें। उसके बाद हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट होता है इसके अंदर सोर्स का। इस सोर्स के फोल्डर के अंदर हमारी एप्लीकेशन का जो मेन कोड होता है, जो बेस कोड होता है, जिसे नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जुबान में सीएस करते हुए यही बताया जाता है कि ये एक सोर्स कोड है, ये एक सोर्स है, एक एप्लीकेशन, एक किसी भी प्रोग्राम का जो सोर्स है वो सारा इस फोल्डर के अंदर पड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद कुछ आर्किटेक्चर लेवल की चीज़ें होती हैं एंगुलर एप्लीकेशन के हवाले से, तो वो यहाँ पे डिफाइन की जाती हैं। जैसे उसमें सबसे पहले मैं अगर डिफाइन करूँ तो पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन को, एंगुलर की एप्लीकेशन का नेम होता है, इसके अंदर वेरिएंट मैनेजमेंट की जाती है, इसके अंदर एप्लीकेशन को यूटिलाइज करने की कमांड्स लिखी जाती हैं, एंड फिर इसके अंदर कुछ डिपेंडेंसीज आती हैं।
डिपेंडेंसीज क्या हैं कि आप जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहे हैं, जो लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं, आप उनकी जो वर्जन मैनेजमेंट है वो इस package.json की फाइल के अंदर कर रहे होते हैं। तो अगर आप जैसे यहाँ पे अगर अभी देख रहे हैं तो इसने यहाँ पे एक नेम लिख दिया ट्रेनिंग सेशन ऐप। ये नेम उसने कब लिखा, जो हमने ng न्यू करते हुए एक नेम दिया था, ये नेम उसने वो वाला सेट कर दिया। और इवन कि आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन में एनहांसमेंट आती जाती है, इनिशियली आपने एप्लीकेशन क्रिएट की, उसने बोला कि 0.0.0 वर्जन। अब आपने एप्लीकेशन एक दफा क्रिएट मतलब एक इसका फीचर क्रिएट करके कंप्लीट करके आपने इसको कहीं चला दिया, किसी क्लाइंट को दे दिया, किसी कस्टमर को दे दिया, इवन कि आपने किसी काम में बनाया, फिर उसके अंदर आपने कोई नई चीज ऐड की, कोई नई अनाउंसमेंट आई, तो आपने कहा कि भाई इसका वेरिएंट जो है वो अपग्रेड हो गया। तो अब वो अगर मेजर वेरिएंट होगा तो वो यहाँ से चेंज होगा 1.0 हो जाएगा। लेकिन अगर वो माइनर वेरिएंट चेंज होगा तो वो जो सेंटर वाला 0 है वो आपका नंबर चेंज होगा, वो आप 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 पे 3 से 2 से 3 पे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 से एकदम से 5 पे चले जाएं या 6 पे चले जाएं। तो ये आपका माइनर वर्जन चेंज होता है। और उसके बाद फिर एक आती है इसको जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये बेसिकली आ रहा होता है सेंटर वाला, और फर्स्ट वाला पॉइंट जो है ये आता है आपकी अपग्रेडेशंस के अंदर। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है वर्जन के अंदर, वर्जन मैनेजमेंट के अंदर, ये आपका होता है माइनर चेंज। मतलब माइनर चेंज से क्या मुराद है कि कोई इशू आया था, कोई बग आया था, आपने उसको फिक्स किया और उसके बाद आपने इसको चेंज कर दिया, 1 से 2 पे कर दिया, तो ये आपका इस तरीके से एक माइनर चेंज आ गया। तो इस तरह इससे आपकी ये वर्जन मैनेजमेंट हो रही है। ठीक है। आफ्टर डेट आपने इसके अंदर अपनी कमांड्स डिफाइन कर दी कि मेरी एप्लीकेशन कैसे सर्व होगी, मेरी एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, मेरी एप्लीकेशन जब कंप्लीट हो जाएगी, मेरी डेवलपमेंट का काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको बिल्ड करूंगा। बिल्ड करने का पर्पज़ है कि मैं इसको एक एंड यूजर के लिए इस लेवल पे जाके डिप्लॉय करूंगा कि वो किसी भी जगह से जाके उसको एक्सेस करके यूज कर सकेगा। तो वो जो प्रोसीजर होता है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड हो रही है। इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स हैं, वॉच एंड टेस्ट। वॉच बेसिकली आपकी समहाउ आप कोई अगर इस एप्लीकेशन के अंदर कोई लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं तो ये उस केस में वॉच की कमांड को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होता है कि आप उस लाइब्रेरी को डिवेलप भी कर रहे हैं और उसको साथ साथ टेस्ट भी कर रहे हैं और फिर उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं आगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर। देन आपके पास आ जाता है टेस्ट की कमांड। तो टेस्ट की कमांड आपकी तब यूज होती है जब आप यूनिट टेस्ट कर रहे होते हैं, आप डायनामिकली मतलब आपके जो टेस्ट केसेस हैं आप उनको ऑटोमेट कर रहे होते हैं। तो उस केस में आपकी ये टेस्टिंग की कमांड्स जो हैं ये यूज हो रही होती हैं और आप इनको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। देन हमारे पास हमने एक बात की थी डिपेंडेंसीज की, कि हमारी जो लाइब्रेरीज हैं जो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर रहे होते हैं डिफरेंट अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, उनकी जो वर्जन मैनेजमेंट है वो सारी यहाँ पर हो रही होती है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं एंगुलर की, तो कुछ डिफॉल्ट चीज़ें जो हैं, डिफॉल्ट लाइब्रेरीज जो हैं वो यहाँ पे वो ऐड कर देता है, जिनके अंदर एनिमेशंस, कॉमन कंपाइलर, कोर, फॉर्म्स, प्लेटफॉर्म ब्राउजर, देन RxJS एक लाइब्रेरी, tslibzone.js। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर देता है। आफ्टर डेट हमारे पास डेव डिपेंडेंसीज आ जाती हैं। डेव डिपेंडेंसीज का पर्पज ये होता है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मतलब आप उसके ऊपर अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो कोई ऐसी लाइब्रेरी, कोई ऐसा काम आपको करना पड़ गया जिसके लिए आपको किसी लाइब्रेरी की हेल्प की जरूरत है, जो सिर्फ डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है, तो उसको आप लोग ऐड कर देते हैं डेव डिपेंडेंसीज में। लेकिन जब वो आपकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, जब वो बिल्ड बन जाती है, तो वो इसकी आपको ज़रूरत नहीं रहती। तो ये डेव डिपेंडेंसी से आप इग्नोर करके आप सिंपल डिपेंडेंसीज जो है वो आपकी बिल्ड प्रोसीजर में वो इन्वॉल्व होके आगे डिप्लॉय हो जाती हैं। ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी कोई ऐड करना चाहूँ, एक्स्ट्रा कोई डिपेंडेंसी ऐड करना चाहूँ, तो उसके लिए फिर मेरे पास डिफरेंट मेथड्स हैं
और डिफरेंट कमांड्स हैं तो हम वो चूज़ करते हैं। और इवन के अगर हमें समहाउ आज हमने एप्लीकेशन क्रिएट की है जो कि 14 वर्जन के ऊपर क्रिएट कर दी, लेकिन आफ्टर 1 ईयर क्योंकि एंगुलर आफ्टर 6 मंथ इसका एंगुलर का न्यू वर्जन रिलीज होता है या आफ्टर 8 मंथ एंगुलर का न्यू वर्जन रिलीज होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज 14 चल रहा है तो अगले साल 16 पे चला जाएगा या 18 पे चला जाएगा या 17 पे चला जाएगा। तो हमें साथ साथ अपनी एप्लीकेशन का जो कोड है उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। तो वो जो अपग्रेडेशंस होती हैं वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं। तो अगर आज मैंने एप्लीकेशन क्रिएट किया 14.2 पे, आफ्टर 1 ईयर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा 15.0 पे या 15.2.0 पे। तो ये इससे क्या होगा कि मेरी एंगुलर की एप्लीकेशन साथ ही साथ मेंटेन भी हो रही होगी, अपग्रेड भी हो रही होगी, और इससे हमें ये अंदाज़ा होता रहेगा कि हाँ मेरी एप्लीकेशन अभी इस वर्जन पे चल रही है, इस लेटेस्ट वर्जन पे चल रही है या डाउन वर्जन पे चल रही है। तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से मिल जाती है। तो ये बेसिकली package.json फाइल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आस्क मी। Anyone of you? अलीजाज आपको सब क्लियर हो रहा है? ओके दैट्स ग्रेट। जी खिसर भाई, जी बताएं, क्वेश्चन करें। सर ये एनिमेशंस को चेंज करके हम यहाँ से मतलब डायरेक्टली एंगुलर के वर्जन को चेंज कर सकते हैं कि नहीं, हमें वहां से फिर से इंस्टॉल करना? सॉरी आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें। तो ये एंगुलर एनिमेशन में जो अभी अपने वर्जन चेंज किए, तो यहाँ से हम डायरेक्टली एंगुलर का जो वर्जन है वो चेंज कर सकते हैं या फिर हमें फिर से उसको इंस्टॉल करना होगा? नहीं, हम डायरेक्ट हम एक कमांड यूज़ कर सकते हैं अपडेट करने के लिए। तो उससे हमारी एप्लीकेशन की ओवरऑल जो package.json के अंदर जितनी जो एंगुलर की लाइब्रेरीज होंगी वो उनका वेरिएंट अपडेट कर देगा, अपग्रेड कर देगा। लेकिन जी आई शाक थिंक भाई, आप जवाब कुछ तो कहना आप चाह रहे हैं? वर्जन जो चेंज कर रहे थे वो आप उस एप्लीकेशन का कर रहे थे ना, एंगुलर का तो नहीं कर रहे थे। नो, मैं बेसिकली एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी का कर रहा था, एप्लीकेशन का नहीं कर रहा। नहीं, सबसे एप्लीकेशन का टॉप पे जाओ। दिस वन। ये जो वर्जन ऊपर लिखा हुआ है, हाँ ये इस जी, ऐप का वर्जन। ये वेरिएंट बेसिकली इस ऐप का वेरिएंट है। यस यस। इधर ये एंगुलर का वर्जन नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, आपने एक फर्स्ट रिलीज कर दी, आप कहते हो कि यार मैंने वर्जन 1 जो है ना वो रिलीज कर दी है। कल को क्लाइंट की तरफ से कोई चेंजेस आ जाती हैं या फॉर एग्जांपल कोई बग्स आ जाते हैं, ठीक है, आप उसको रिजॉल्व करते हो, आप उसको दोबारा से डिप्लॉय करते हो। अब आप क्या करते हो, वर्जन 1 आपने कर दिया था, तो अब वर्जन कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको वर्जन 1.1 कर देते हैं कि अच्छा वर्जन 1.1 है, मैं उसको रिलीज कर देता हूँ, तो वो मेरा अब लेटेस्ट रिलीज होगी। ठीक है, तो ये हम अपनी ऐप की वर्जनिंग करते हैं। ठीक ठीक सही है। तो अपडेट को अ, लगाने के लिए हम वर्जन को change करते उस्मान साद का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। जी उस्मान। सर छोटा सा क्वेश्चन ये था कि सर एक मुझे एक काफी टाइम पहले एक इशू आया था कि मुझे मेरे क्लाइंट की तरफ से आया था कि जब मैं इसको लोकल होस्ट पे रन करूं तो पर जी लोकल होस्ट ना आए, एक सिंपल एक यूआरएल आ जाए या नाम आ जाए, कुछ भी आ जाए। जी तो वो भी जो जहाँ पे हम एनजी स्टार्ट करते हैं उसी जगह पे उसका किया जाता है ना? उसका भी थोड़ा सा मुझे बता दें क्योंकि वो मुझे भी थोड़ा भूल भी गया है। सेकेंडली चीज ये था कि चलने के लिए भी आसानी होगी। जब आप जब रन करते हैं तो आपके पास ऊपर लोकल होस्ट आता है, लोकल होस्ट 4200 या लोकल होस्ट जो भी आपके पास आता है, जी एक जी HTTP लिखा जाता है। वो जी क्या जी उसका उसका था कि आप ये मुझे ये ना लिखाए, लिखा ऐसा है कि जैसे मेरी ये बाकी रन कर रही हूँ मगर रन उसको मैं अपनी लोकली कर रहा हूँ, रन रन ओके लोकली हो रहा हो। और मगर जो वहाँ पे लिखा है ना लोकल होस्ट की जगह वो लिखा है, आए कोई स्ट्रिंग लिखी है और उसके बैक पे जो चल रहा हो वो आपका लोकल होस्ट चल रहा हो। ओके। वो बेसिकली उस्मान वो इस केस में होता है जब आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं किसी सर्वर के ऊपर, तो वो बेसिकली एक सर्वर का यूआरएल होता है, वो लिखा जाता है। तो आप वो सर्वर डिपेंड कर रहा है कि आपका वो सर्वर क्लाउड पे पड़ा हुआ है या आपका वो सर्वर लोकल सर्वर है। जैसे अगर आपने कोई एप्लीकेशन क्रिएट की एंगुलर की, तो आप इसको इवन के अपने लोकल सेटअप लोकल सिस्टम के अंदर भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो।
इसको डिप्लॉय करने का फिर इसके लिए फिर एक थर्ड पार्टी टूल यूज किया जाता है HTTP सर्वर के नाम से। तो वो यूज करके आप उस एप्लीकेशन की बिल्ड बना के आप उसको उसका पाथ बता देते हैं उस सर्वर के अंदर, और वो सर्वर उसको चला देता है। उसके फिर उस सर्वर का URL जो है वो वहाँ पे लिखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा होता है। ठीक है। ठीक सर। Okay, we further move to package-log.json file। इस फाइल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि इस फाइल के अंदर आपकी जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं जो इस एंगुलर एप्लीकेशन में इंस्टॉल की जाती हैं, उन डिपेंडेंसीज को यूज़ करने के लिए उनके डिफरेंट जो URLs होते हैं, जो इवन के बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जो कि आपकी ऑनलाइन वर्क कर रही होती हैं। बहुत सारी लाइब्रेरीज का जो है पाथ जो है वो डिफाइन हुआ होता है, वो वहाँ से चल रहा होता है। तो वो सारी कमांड जो उनकी हैं वो सारी इस package.log जैसे के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये एंगुलर इन सब को खुद मेंटेन कर रहा होता है, इसको एंड यूजर को या जो डेवलपर है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, और इसको आपने कभी भी इस फाइल को चेंज नहीं करना इसके अंदर। ठीक है। आफ्टर डेट हमारे पास कुछ ये TS कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, इनके अंदर हमारी एप्लीकेशन के कुछ रूल्स डिफाइन किए जाते हैं कि जैसे अगर मैं TS कॉन्फ़िग के अंदर जाऊं तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिक्ट का रूल लिखा हुआ है ट्रू। अब ये बेसिकली मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये एंगुलर ने खुद डिफाइन किया, एंगुलर 14 ने, एंगुलर 12 ने, एंगुलर 11 ने, कि ये स्ट्रिक्ट मोड जो है ये हमेशा ट्रू रहेगा। इसका पर्पज़ ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर स्ट्रिक्टनेस प्रोवाइड की गई है कि आप प्रॉपर रूल्स को फॉलो करेंगे और देन उसके ऊपर डेवलपमेंट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इसमें कोई ब्लंडर करना चाह रहे हैं और एंगुलर आपको अलाउ कर दे। अब वो ब्लंडर किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे अगर ये स्ट्रिक्ट मोड है तो ये बेसिकली आपकी टाइपिंग को कंट्रोल कर रहा होता है कि आपने डाटा टाइप इसके एप्लीकेशन में डाटा टाइप लाजमी डिक्लेयर करनी है। इस तरीके से इसने यहाँ पे आपका एक बेस URL बता दिया कि बेस URL एप्लीकेशन का ./ से यूज होगा, और आउटपुट डायरेक्टरी उसने यहाँ पे मेंशन कर दी कि हमेशा जब भी आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद बिल्ड प्रोसेस में जाएगी तो आपका यहाँ पे ये एक डिस्ट का फोल्डर बनेगा, और उसके अंदर आपका वो बाकी जो बिल्ड की चीज़ें होगी वो सारी वहाँ पे डिफाइन होगी। इस तरीके से इसने यहाँ पे कुछ टारगेट्स बताए हुए हैं ES 2020। ये बेसिकली एक्मा स्क्रिप्ट की चीज़ें होती हैं जो JS आपको प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि यहाँ पे TS यूज हो रहा है जो कि बेस्ड ऑन JS है, तो उसने यहाँ पे इस फ्रेमवर्क को यूज कर दिया एंगुलर के अंदर, इस एक्मा स्क्रिप्ट को। तो उसने यहाँ पे उसके वो बता दी कि आप इसमें लेटेस्ट जो है वो 2020 वो आप यूज कर रहे हैं। आप इसको अगर डाउनग्रेड करना चाहें 2015 पे, 2014 पे, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेम गोज फॉर कंपाइलर ऑप्शंस। तो इसने यहाँ पे स्ट्रिक्ट टेम्पलेट्स, यहाँ पे एक रूल इसने डिफाइन किया स्ट्रिक्ट टेम्पलेट। अब इसका मतलब ये है कि आपने जो एंगुलर की एप्लीकेशन के डिफरेंट मॉड्यूल्स के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर जो आपकी HTML लिखी हुई है, आप उसको वो कर रहे हो, स्ट्रिक्ट कर रहे हो कि इसके अंदर डाटा टाइप लाजमी चेक करे, इसके अंदर वेरिएबल नेम को लाजमी चेक करे कि वेरिएबल नेम प्रॉपर लिखे हुए हैं। मतलब वो वेरिएबल्स हैं जो हमारे पास प्रॉपर हमने डिफाइन किए हुए हैं, डिक्लेयर किए हुए हैं। ऐसा ना हो कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर ही ना किया हो लेकिन हम उसको आगे यूज करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पे जो रूल्स है वो यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं tsconfig.json फाइल के अंदर। ठीक है। आफ्टर डेट आई मूव टू karma.config फाइल। karma.config फाइल क्या है, यहाँ पे एंगुलर जो फ्रेमवर्क है ये आपको प्रोवाइड कर रहा होता है एक फीचर कि आप अपनी एप्लीकेशन की यूनिट टेस्टिंग भी कर सकते हैं। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है कि आपने कोई फीचर लिखा अपनी एप्लीकेशन के अंदर, एक यूजर मॉड्यूल लिखा, यूजर का फीचर लिखा, जिसके अंदर क्या होता है कि यूजर क्रिएट होता है, यूजर गेट होता है, यूजर अपडेट होता है, आप इस यूजर को डिलीट कर सकते हैं। तो अब एक QA की जो टीम होती है, क्वालिटी एश्योरेंस वाली जो टीम होती है, वो आपके किए गए काम को
उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर, उसकी क्वालिटी को मॉनिटर कर रही होती है, चेक कर रही होती है कि हाँ मेरा जो यूज़र जो है वो प्रॉपर क्रिएट हो रहा है, उसकी जो इंफॉर्मेशन देना जो रिक्वायर्ड है वो मैं प्रॉपर से रिक्वायर्ड दे रहा हूँ, उसके बगैर तो नहीं यूज़र क्रिएट हो रहा, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैं गलत दे रहा हूँ उसके साथ तो नहीं यूज़र क्रिएट हो रहा। तो उस तरह की जो टेस्टिंग होती है उसको हम यूनिट टेस्टिंग में कंसीडर करके डेवलपर अपने एंड से उसके लिए टेस्ट केसेस लिख सकता है। तो उसके लिए जो एंगुलर एप्लीकेशन है, एंगुलर फ्रेमवर्क है, वो आपको एक बिल्ट इन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टेस्टिंग के लिए। जैस्मीन फ्रेमवर्क, कर्मा फ्रेमवर्क, ये दो डिफरेंट फ्रेमवर्क हैं। तो इनकी भी लाइब्रेरीज जो हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व की जाती हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कर्मा जैस्मीन के नाम से, तो ये आपकी वो लाइब्रेरी है जो यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज हो रही है, तो हो रही होती है, जो कि एंगुलर खुद प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। आफ्टर दैट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे पास एंगुलर डॉट जेसन फाइल, मैं इसकी तरफ आया हूँ। एंगुलर डॉट जेसन फाइल के अंदर हमारी जो एंगुलर की एप्लीकेशन है उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर रहे होते हैं। उसके अंदर हम एंगुलर का बेसिकली आप यूं कह सकते हैं कि एंगुलर का जो बेस आर्किटेक्चर है रनिंग पोजीशन में लाने के बाद वो सारे का सारा यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। इसके अंदर बताया जाता है कि इसकी प्रोडक्शन स्ट्रेटजी क्या होगी, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या कौन सा स्ट्रक्चर हमने यूज़ करना है, कौन सी स्टाइलिंग हमने यूज़ करनी है, और अगर हम कोई स्टाइलिंग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो उसका बेस पाथ क्या होगा। इस तरीके से हमारे जो बिल्ड प्रोसीजर के बाद कुछ फाइल्स के यूआरएल्स होते हैं, कुछ सर्वर कम्युनिकेशंस होती हैं, तो उनके बारे में बताया जाता है कि सर्वर की जो बेस यूआरएल्स हैं वो कहाँ से पिक करेगा। फिर आपकी जो बिल्ड बनाई जाती है एंगुलर को, जब एप्लीकेशन को बिल्ड किया जाता है डिप्लॉय करने के लिए, तो उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं कि ऑप्टिमाइज कैसे करना है, या एक एंड यूजर के लिए, हैकर के लिए उसको नॉन रीडेबल मोड में लेकर आना है, वो कैसे लेकर आना है। तो वो वाली सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की जाती हैं। एंड इवन की एक अच्छी चीज़ जो है वो यहाँ पे एक बजट भी डिफाइन किया जाता है एंगुलर एप्लीकेशन का, कि आपका फाइल का बजट क्या होना चाहिए वो भी यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने बजट पोर्शन एक बताया हुआ कि आपकी फाइल, आपकी एंगुलर जो है, एंगुलर के अंदर कोई भी कंपोनेंट है उसका, उस जो वो बेसिकली वो फाइल है उस फाइल का साइज इस इतने केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इस केबी से 500 केबी से ऊपर जाएगा तो एंगुलर आपको वार्निंग देगा। अगर 2 केबी पे इसी तरीके से अगर 1 MB पे चला जाएगा तो ये आपको एरर देना शुरू कर देगा और ये आपकी एप्लीकेशन को बिल्ड नहीं करने देगा, डिप्लॉय नहीं करने देगा। ठीक है। तो इसको मैं वन बाय वन लाइक बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यहाँ से फर्दर, कि आपकी जो एंगुलर की एप्लीकेशन है इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन, बेस एप्लीकेशन के अंदर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक प्रोजेक्ट ऐड किया ट्रेनिंग सेशन के नाम से, अगर इसी के लेवल पे कोई दूसरी एप्लीकेशन इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ, दूसरा प्रोजेक्ट इस मेन एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे ये बताना होता है कि मेरी डिफॉल्ट एप्लीकेशन मेरी कौन सी चलेगी, तो वो भी हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक है। इस तरीके से अगर हम इससे फर्दर मूव करें तो उसने कहा कि प्रोजेक्ट की टाइप क्या है। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एप्लीकेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद आइडिया ना हो कि प्रोजेक्ट टाइप क्या चीज़ है। तो प्रोजेक्ट टाइप यहाँ पे ये डिफाइन की जाती है कि आपकी ये एक एप्लीकेशन है या ये एक लाइब्रेरी है। ठीक है। इवन के आप, अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइब्रेरी का मजीद एक कॉन्सेप्ट दूं कि आप एंगुलर की एक छोटी सी एप्लीकेशन के अंदर एक लाइब्रेरी भी जनरेट करके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए उसने यहाँ पे एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन रख दी कि भाई आप उस एप्लीकेशन को, उस प्रोजेक्ट को, उसकी टाइप डिफाइन कर दो, दिस इज नॉट एन एप्लीकेशन, दिस इज अ लाइब्रेरी। ठीक है। तो इसके बाद आप उसके फर्दर स्कीमेटिक्स, फर्दर चीज़ों की तरफ, डेफिनेशन की तरफ आप मूव करते हो। तो उसमें उसमें उसने एक बताया कि स्कीमेटिक्स क्या है। स्कीमेटिक्स के अंदर आप अपने जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके कुछ स्कीमास डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कंपोनेंट, तो कंपोनेंट का जो स्टाइल स्कीमा है उसने यहाँ पे डिफाइन कर दिया SCSS, कि आपका कोई भी कंपोनेंट होगा उसके साथ जो स्टाइलिंग शीट यूज होगी वो SCSS टाइप की होगी, वो CSS टाइप की नहीं होगी।
अब SCSS जो है वो CSS से अपर लेवल की सिंटैक्टिक CSS उसको बोला जाता है। तो वो उसमें इसमें क्या होता है कि आप इवन के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, आप इसके अंदर फंक्शंस लिख सकते हैं, इफ एल्स यूज कर सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं। तो आपकी जो डायनामिक क्लासेस जहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं, आप वो इस SCSS की फाइल्स के अंदर आप वो डिफाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे उसने इसका ये स्कीमा बता दिया। फिर इसने आपको एक रूट डिफाइन कर दिया कि आपकी एप्लीकेशन का रूट क्या होगा या सोर्स रूट क्या होगा, वो उसने डिफाइन कर दिया। फिर इसने प्रीफिक्स बता दिया। तो कंपोनेंट्स के अंदर प्रीफिक्स एक चीज होती है। अली, जेब, असद, उस्मान, आप लोगों में से अगर कोई डिफाइन करना चाहे अपनी खुशी से तो वो कर सकते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है। जी गाइज, चलें कोई बात नहीं, मेरे ख्याल है अभी आपके माइंड में नहीं आ रहा होगा, मैं डिफाइन कर देता हूँ। प्रीफिक्स बेसिकली आप कोई भी जब कंपोनेंट जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, ध्यान ध्यान से सुनिएगा इजाज, आप कोई भी कंपोनेंट जब जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं किसी एंगुलर की कमांड के साथ, तो उसके अंदर कंपोनेंट का एक सेलेक्टर डिफाइन किया जाता है। उस सेलेक्टर के अंदर आप ये देखते हैं ऐप लिखा हुआ है, आप इस चीज को चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट ये रिक्वायरमेंट कहाँ से आती है? ये रिक्वायरमेंट आपको आपका टीम लीड बता रहा होता है, या ये रिक्वायरमेंट आप खुद से डिसीजन ले रहे होते हैं कि मैं अगर किसी कंपनी के लिए, जैसे मैं अगर अभी लेट सपोज हम एक साइब्रोन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो हम इस सेलेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये जब भी कोई कंपोनेंट जनरेट होगा तो ये इसमें साइबरोन का रेफरेंस आएगा कि ये कंपोनेंट फाइल जो लिखी गई है, ये जो लाइब्रेरी लिखी गई है, इसके अंदर जो मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं, जो कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, ये साइबरोन के लिए लिखे गए हैं, ये किसी और के लिए नहीं है। काइंड ऑफ कॉपीराइट वाली चीज है कि आप यहाँ पे अपना कॉपीराइट बता सकते हो कि भाई ये साइबरोन की एप्लीकेशन है, साइबरोन के ये कंपोनेंट्स हैं, ये मॉड्यूल्स हैं, तो आपने उनको यहाँ पे कॉपीराइट कर दिया। तो ये एक इस तरह की चीज है, तो इसको आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं angular.json के अंदर। ठीक है, इस तरीके से फिर आप इसके अंदर अपना आर्किटेक्ट बताते हो कि बिल्ड आर्किटेक्ट क्या है, सर्वर आर्किटेक्ट क्या है, और इस तरीके से इंटरनेशनलाइजेशन क्या चीज़ है, टेस्टिंग क्या चीज़ है। तो ये डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं, इसके अंदर आप वो डिफाइन कर देते हैं। तो बिल्ड करते हुए ये बिल्डर की कुछ चीज़ें होती हैं, एंगुलर की बिल्ट इन होती हैं। आप बता देते हो कि एंगुलर की बिल्ड जो है, बिल्ड एंगुलर के आर्किटेक्चर के साथ चलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शंस बता देते हो कि जब भी मैं एप्लीकेशन को बिल्ड करूंगा डिप्लॉय करने के लिए, तो मेरा आउटपुट पाथ क्या बनेगा, फोल्डर क्या बनेगा, तो वो यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया। तो जब भी यहाँ पे package.json में आपने कमांड देखी थी ng.build, ng स्पेस बिल्ड, ठीक है, जब भी आप ये कमांड सर्व करते हैं, कमांड रन करते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन जो बिल्ड होती है वो इस डिस्ट का फोल्डर क्रिएट होता है इस नोड मॉड्यूल के ऊपर या नोड मॉड्यूल के नीचे। उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट होता है इस नाम से, और उस फोल्डर में आपकी एप्लीकेशन की जितनी भी बिल्ड फाइल्स होती हैं आफ्टर मोड चेंज का मतलब कि वो एक एंड यूजर के लिए रीडेबल नहीं होती, वो सारी फाइल्स आपकी इस फोल्डर के अंदर जाके जनरेट हो रही होती हैं। इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्टअप कहाँ से ले रही है, कमांड मतलब जब एप्लीकेशन रन होती है तो वो कहाँ से चलती है, वो आपने बता दिया कि इंडेक्स फाइल आपने इसको चलाना है, index.html को आप इसको चेंज कर सकते हैं, main.ts की फाइल, पॉलीफिल। तो ये कुछ एंगुलर की बिल्ट इन चीजें हैं, ये मैं आप लोगों के ऊपर रिलाई कर रहा हूँ कि आप लोग इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने एंगुलर का इनलाइन स्टाइल लैंग्वेज बता दी, फिर आपने उसके एसर्ट्स डिफाइन कर दिए कि एसर्ट्स वो कहाँ से उठाएगा। source/एसर्ट्स का फोल्डर पड़ा होता है, इसके अंदर आपके एसर्ट्स डिफाइन किए जाते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर स्टाइलिंग के लिए एक्स्ट्रा फाइल्स अगर लिखी जाएं, या इमेजेस रखे जाएं, या आइकॉन्स प्रोवाइड किए जाएं, तो वो सारी चीज़ें आप इस एसर्ट के फोल्डर में प्लेस करते हैं, और एप्लीकेशन जो है उस फोल्डर से जाके उनको पुट कर रही है, उनको यूज कर रही होती है। इस तरीके से स्टाइल्स की फाइल्स आप बता देते हैं,
आप एक्स्ट्रा अगर कोई लाइब्रेरी यूज करते हैं या एक्स्ट्रा कोई जावास्क्रिप्ट के बिल्ड लिखे हुए ऑलरेडी रिटन स्क्रिप्ट यूज करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बजट्स डिफाइन कर सकते हैं जो जिसकी मैंने पहले भी बात की है। फिर ड्यूरिंग प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट आप लोग यहाँ पे वो फाइल्स के यूआरएल्स बता देते हैं कि जब मैं डिप्लॉय करूंगा, जब मैं इसको बिल्ड करूंगा तो मेरी जो क्लाइंट जो सर्वर कम्युनिकेशन होगी वो किन फाइल्स के जरिए होगी, तो वो आप यहाँ पे चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपने आउटपुट हैश करते हैं। आउटपुट हैश क्या चीज़ है यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं कि अब बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो नॉन रीडेबल मोड में होती हैं। नॉन रीडेबल मोड का क्या मतलब है कि कोई भी एंड यूजर जो है उनको रीड नहीं कर सकता। रीड करने से क्या मुराद है कि उनके अंदर जो कोड किया हुआ है, जो लॉजिक्स लिखी हुई है, जो प्रोग्रामिंग की हुई है, उनको वो रीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो वाली जो चीजें हैं वो हम आउटपुट हैश करके हम उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम आउटपुट हैश नहीं करते तो फिर वो हमारा जो कोड होता है वो यहाँ से कोई भी हैकर जो है उसको रीड कर सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सैंपल सा दिखा दूं, तो आप यहाँ पर देखें सोर्स के फोल्डर में कंट्रोल पी और मैंने इसको बोला कि भाई सर्च कंपोनेंट डॉट टी एस। अब ये देखें कि यहाँ पे ये मेरा जो कोड है यहाँ पे मुझे इस तरह से नज़र आ रहा है कि मैं इसको रीड कर सकता हूँ, मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके मैं कहीं पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें एंगुलर एक चीज़ प्रोवाइड करता है, आउटपुट हैशिंग। तो हम यहाँ पे ये चीज यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो कोड होता है वो नॉन रीडेबल मोड में चला जाता है। वो जो जैसे अभी हमने यहाँ पे कुछ ओपन किया था, तो यहाँ पे देखें तो आपको कोई भी टीएस टाइप की कोई फाइल नहीं नजर आ रही, तो इसको आप रीड नहीं कर पा रहे, जो आपको समझ नहीं आ रही कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। और इवन कि अगर आप इस कोड को भी सीएसएस के कोड को भी देख रहे हैं तो आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आउटपुट हैशिंग के साथ कंट्रोल की जाती हैं। तो ये एंगुलर आपको बिल्ट इन प्रोवाइड कर रहा होता है। इस तरीके से ये बिल्ड ऑप्टिमाइज करने के लिए और सोर्स मैपिंग करने के लिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे उसने लिखी हुई हैं। तो इनको मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपने इसको पढ़ना है, और इसके अंदर को अगर किसी की कोई क्यूरी होगी तो वो मुझे नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, ओके है गाइस? जी ठीक है। ओके, ओके दैट्स सर। गुड। Okay, after that, I move to app, sorry, I move to source folder. अच्छा, सोर्स फोल्डर से भी पहले एक और चीज डिफाइन करता हूँ, ब्राउजर्स लिस्ट इसने लिखी हुई है। ये अली इसका जास का क्वेश्चन है। जी अली। सर आपने प्रीफिक्स में वो बताया कि ऐप जो लिखते हैं ना, अगर हम जी उसको रिनेम कर दे, मतलब किसी दूसरे नाम से कर दे और हम कोई न्यू कंपोनेंट जनरेट कर दे, तो वो जी, कंपोनेंट में फिर ऐप आएगा या वही जो हमने रिनेम किया है उसी नाम से जनरेट होगा? बेसिकली वो रिनेम करने का पर्पस भी यही है कि जब हम किसी कोई कंपोनेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसका जो सिलेक्टर है वो हमारी मर्जी से डिफाइन हो, उस सिलेक्टर के अंदर हमारा एक डिसाइडेड नेम शो हो। तो वो वहाँ पे उस तरीके से, जैसे आपने बोला कि आपने चेंज कर दिया, तो अब आपने एनजी जनरेट करके कंपोनेंट एक जनरेट किया तो वो सिलेक्टर आपका चेंज होके वहाँ पे शो होगा। लेट्स सपोज आपने ऐप की जगह पे साइबरॉन लिख दिया तो वहां पे साइबरॉन के साथ आपका वो सिलेक्टर क्रिएट हो गया आएगा, साइबरॉन डैश यूजर कंपोनेंट। ठीक है जी, उस्मान। ओके थैंक अब यू। तो विवाद भाई, वो आपने बताया था बजट के बारे में, मतलब कि आप अपनी मर्जी से, मतलब प्रोग्राम का जो फाइल होता है वो जी, हम अपने केबीज में और जितने हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली आता है? बाय डिफॉल्ट एंगुलर रेस्ट्रिक्ट कर रहा है अभी 500 केबी के ऊपर, वो वार्निंग देता है, और 1 केबी
सॉरी 1 MB की फाइल के ऊपर वो एरर देता है। तो ये बेसिकली एंगुलर खुद डिफाइन करता है। वो डिफाइन इसलिए कर रहा होता है कि ताकि आपका कोड कम से कम लिखा जाए, साफ सुथरा लिखा जाए, और कोड की फॉर्मेटिंग अच्छी की जाए, कोड की रीडिंग भी अच्छी हो, रीयूजेबिलिटी भी अच्छी हो, और उसमें ये होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये बेसिकली बजट उसके लिए डिफाइन किया जाता है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे अभी उसने 500 KB बताया हुआ, तो मैं उसको चेंज करके 2 MB पे ले जाता हूँ कि भाई मेरी एक फाइल का साइज जब 2 MB पे जाएगा तब वो मुझे वार्निंग दे, और अगर वो 4 MB पे जा रहा है तो वो मुझे एरर दे दे। तो ये वो चीज़ ये उस बजट के अंदर डिफाइन की जाती है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मैंने अभी इस एप्लीकेशन को सर्व किया। मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा इसके लॉग्स दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। ओके, मैं क्वेश्चन कर रहा था कि किसी को आइडिया है कि ये ब्राउजर लिस्ट क्या चीज़ है यहाँ पे? ओके, गॉट इट। ब्राउजर लिस्ट बेसिकली यहाँ पे डिफाइन की जाती है कि मेरी ये जो एप्लीकेशन है ट्रेनिंग सेशन के नाम से, ये किस किस ब्राउजर को प्रॉपर से सपोर्ट करेगी। तो वो यहाँ पे ब्राउजर की यहाँ पे उसको नेम बताया जाता है। ये एंगुलर खुद डिफाइन कर रहा होता है कि ये गूगल क्रोम के ऊपर से ही चलेगा, फायरफॉक्स पे चलेगा, एज माइक्रोसॉफ्ट एज पे चलेगा, मैकबुक के अंदर सफारी होता है, सफारी ब्राउजर पे चलेगा, आईओएस के जो मेजर वर्जन्स हैं उनके ऊपर चलेगा। तो ये ब्राउजर्स की यहाँ पे कहने की डेफिनेशन की जाती है कि ये उनके ऊपर जाके काम करेगा। लेकिन अगेन इनके अंदर भी कहीं ना कहीं पे जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे होते हैं। लाइक रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं एक एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव कर रहा था, तो वो ब्राउजर तो आईफोन के जो ब्राउजर से उनके ऊपर वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो फिर उनको मैनुअली थोड़ा सा टैकल करना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली टैकल करना पड़ता है कि एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज करके, या ट्रिकी को, या जो आपकी फंक्शनैलिटी वाली फाइल होती है, टीएस की जो फाइल होती है, उसके अंदर कुछ कोड करके, कुछ लॉजिक्स लिख कर उसको टैकल किया जाता है। ओके, उस्मान, हम बजट की बात कर रहे थे, अली, जाज एंड ऑल यू गाइस। तो यहाँ पे आप देखें कि जब भी आप एंगुलर की एप्लीकेशन को सर्व करते हैं तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें आपको डिफाइन करके बता देता है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर वेंडर का साइज ये पड़ा हुआ है, पॉलीफिल का साइज ये पड़ा हुआ है, स्टाइलिंग का साइज ये पड़ा हुआ है 211 KB, मेन डॉट जेएस का साइज ये पड़ा हुआ है। तो ये वाला वो साइज होता है जो उस बजट में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वेंडर का साइज 2.12 MB पे शो कर रहा है लेकिन इसने कोई एरर नहीं दिया। तो ये वेंडर साइज बेसिकली सिर्फ ये शो करता है कि आपने जो लाइब्रेरीज यूज की हुई हैं वो उन लाइब्रेरीज की टोटल कंपाइलेशन के बाद जो साइज जनरेट हो रहा है वो इतना साइज है 2.12 MB। लेकिन जैसे जैसे आप मल्टीपल लाइब्रेरीज इन्वॉल्व करते जाएंगे, इंस्टॉल करते जाएंगे, तो ये साइज जो है ये एक्स्ट्रा होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्टाइल अगर आप एक्स्ट्रा यूज करते जाएंगे तो स्टाइल की फाइल का साइज भी बढ़ता चला जाएगा। आफ्टर दैट जब हम इसके अंदर अपने एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं या मॉड्यूल क्रिएट करते हैं तो उनका एक बजट डिफाइन होके नीचे यहाँ पे शो हो जाता है। तो आई होप कि वो चीज़ आप लोग खुद देखेंगे, लेकिन अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आती तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम उसको भी क्लियर कर लेंगे अगर बजट के ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो। ठीक है, ओके, okay guys, give me a minute, let me put my laptop on charge. ओके गाइस, तो अभी तक ये सब मेरा ख्याल है सबको क्लियर होता जा रहा है, राइट? ठीक
ठीक है, हम फर्दर मूव करते हैं अपने सोर्स के फोल्डर की तरफ कि सोर्स में क्या होता है हमारे पास। तो जैसे हमने बात की थी कि हमारा जो कोई भी प्रोग्राम होता है ना, तो उसका एक सोर्स कोड होता है जो बेस कोड होता है जिसके अंदर हमारी सारी एप्लीकेशन रिलाय कर रही होती है। तो वो हमारा एंगुलर की एप्लीकेशन के अंदर वो सारा कोड हमारा इस सोर्स के फोल्डर में होता है। एंड इवन के इससे भी फर्दर इसको डिफाइन किया जाता है कि इसने इस कोड को कहाँ पे रखा जाए। तो वो हमारे पास एक ऐप का फोल्डर होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें हम डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर मजीद देखते हैं। तो इसने यहाँ पे कहा कि टेस्ट डॉट टी एस की फाइल क्या करती है। ये टेस्ट डॉट टी एस की फाइल जैसे मैंने डिफाइन किया था कि हमें एंगुलर प्रोवाइड करता है यूनिट टेस्टिंग के लिए एक फ्रेमवर्क कर्मा जैस्मीन के नाम से। तो उसकी जो टेस्टिंग जो चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पे डिफाइन होती हैं। तो वो जो टेस्टिंग के लिए जो हमारी कमांड सर्व की जाती है और एप्लीकेशन टेस्टिंग पे स्टार्ट होती है टेस्टिंग मोड में, तो वो सारी हम इधर कर रहे होते हैं। भाई ये क्या हो गया है? ओके, तो उसके बाद हमारी जो स्टाइल की मेन फाइल होती है स्टाइल डॉट एस सी एस एस। अब मैंने क्योंकि जब मैंने एप्लीकेशन जनरेट की थी तो मैंने सिलेक्ट किया था एस सी एस एस, इसलिए अब जितनी भी स्टाइल की फाइल्स क्रिएट होंगी वो डॉट एस सी एस एस एक्सटेंशन के साथ क्रिएट होंगी। तो वो स्टाइलिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। तो वो स्टाइल्स हम सारे यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, अब इस फाइल के अंदर नॉर्मली हमारे पास कुछ ग्लोबल स्टाइलिंग्स होती हैं, हम वो यूज़ कर रहे होते हैं। उस उनकी क्लासेस को या उनकी आईडीज़ के साथ हम उनको लिख रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम फर्दर एप्लीकेशन के अंदर डेवलपमेंट करते जाते हैं तो वो आगे उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड होता जाता है। फिर हमारे पास आ जाती है पॉलीफिल्स डॉट टी एस एंड मेन डॉट टी एस। इसके अंदर सिंपल एक उसने थ्योरी श्यूरी लिखी हुई है। इंपोर्ट जोन डॉट जे एस का इसने बताया हुआ है। ये जोन जे एस बिल्ट इन एक लाइब्रेरी है जो चेन डिटेक्शन को हैंडल कर रही होती है, और इसके साथ इसके कुछ और स्पेसिफिक टास्क होते हैं जो एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर ये परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये उनको परफॉर्म कर रहा होता है। देन हमारे पास मेन डॉट टी एस की फाइल होती है। अ, अब एक मजे की बात यहाँ पे ये है कि जब भी एंगुलर की एप्लीकेशन सर्व की जाती है तो वो बेसिकली इस फाइल से स्टार्ट हो रही होती है, और इस प्रोसीजर को हम यहाँ पे बोलते हैं कि हम एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप करने का मतलब ये है कि हमारी एप्लीकेशन जब सर्व होती है तो उसके अंदर एक बेसिक एक लेआउट डिफाइन किया जाता है, या एक बेसिक एप्लीकेशन का जो फ्लो होता है वो डिफाइन किया जाता है। तो वो सारा वो इसको यहाँ से टैकल करवा रहा होता है मेन डॉट टी एस से और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को यूज करके। अच्छा, अब गाइस एंगुलर एक आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो प्रोवाइड कर रहा है, आप लोगों ने मल्टीपल एचटीएमएल की फाइल्स लिखी होंगी, जेएस के साथ काम किया होगा, चलाया होगा, यूआई बनाया होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर एचटीएमएल की फाइल के अंदर इस तरीके से एचटीएमएल का टैग लिखा जाता है, हेड लिखा जाता है, उसके अंदर टाइटल शाइटल दिया जाता है। स्टाइलिंग के लिए कुछ फाइल्स इन्वॉल्व की जाती है, लिंक कराई जाती हैं। फिर बॉडी के अंदर आप मेन कोड कर रहे होते हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होता है। अ, जी, तो ये जो सारी चीजें लिखी जाती हैं, आप लोगों ने अभी तक सिंपल एचटीएमएल में ये देखा होगा कि ये हर फाइल के अंदर एचटीएमएल के अंदर बॉडी के टैग के अंदर सारा कुछ लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये आपको बता रहा है भाई ऐप डैश रूट एक सिलेक्टर है, उसको कॉल करो। तो इसमें क्या मतलब क्या रॉकेट साइंस है? तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली एंगुलर आपको यही सबसे सिग्निफिकेंस जो एक फीचर प्रोवाइड कर रहा है, एक फैसिलिटी दे रहा है, वो बेसिकली एंगुलर आपको सिर्फ यही प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हमने रात को एक नाम दिया था सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बेसिकली इस रूल के ऊपर डिफाइन हो रही है, इस रूल के ऊपर चल रही है कि इसके अंदर आपका HTML का टैग एक ही दफ़ा यूज़ हो रहा है, हेड का टैग एक ही दफ़ा यूज़ हो रहा है जिसके अंदर आपकी बेस डिफाइन की गई है, फिर एक बॉडी का टैग एक ही यूज़ हो रहा है जिसके अंदर आपकी बाकी जो आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो उसके अंदर प्लेस कर रहा है। उससे आगे फिर आपके पास आ जाता है ऐप रूट। अब ऐप रूट यहाँ पे क्या है? तो ऐप रूट को अगर हम फर्दर थोड़ा सा देखें जाकर तो हमारे पास ऐप के फोल्डर के अंदर एक मॉड्यूल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर हमने अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिफाइन किया हुआ है, उनको डिक्लेयर किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है, और फिर हमने उनको बूटस्ट्रैप करवाया हुआ है। तो वो जो ऐप
ऐप डैश रूट लिखा हुआ था वो इस कंपोनेंट के अंदर इस कंपोनेंट के सिलेक्टर का नाम है। ठीक है। अब जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन बढ़ती चली जाएगी, हम जितनी डेवलपमेंट करते चले जाएंगे, जैसे जैसे हमारा कंटेंट चेंज होता जाएगा, तो एंगुलर हमें फैसिलिटी दे रहा है कि हम उसको चला तो एक ही पेज पे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कंटेंट को चेंज करने के लिए हम डिफरेंट सिलेक्टर्स को कॉल कर रहे हैं। जैसे हम C++ के अंदर एक कोड करते हैं कैलकुलेटर बनाने के लिए, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर हमने उसको स्टार्ट किया इंटीजर मेन के फंक्शन से। उसके अंदर हमने कुछ लॉजिक लिखी, फिर हमने एक फर्दर एक फंक्शन कॉल किया, वो फंक्शन हमने नीचे कहीं डिफाइन किया, उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल किया। तो सेम इस तरीके से एंगुलर के अंदर ऐप रूट का सिलेक्टर को कॉल किया जाता है बेसिकली index.html में, और इस ऐप रूट के सिलेक्टर के अंदर फिर हम फर्दर अपने डिफरेंट सिलेक्टर्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को कॉल करवा रहे होते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को चेंज कर रहे होते हैं एक ही पेज के ऊपर। अब उसमें क्या होता है कि पूरी एप्लीकेशन लोड नहीं होती, बल्कि सिर्फ वो एक स्पेसिफिक जो कंटेंट एरिया है वो चेंज हो रहा होता है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक नेविगेशन बना दी कि यहाँ पे मैंने कहा ये यूजर का टैब है, ये एडमिन्स का टैब है, ये मैनेजर्स का टैब है। अब मैं जैसे जैसे इस बटन पे क्लिक करता जा रहा हूँ, नीचे कंटेंट चेंज हो रहा है, लेकिन ये चीज सेम रह रही है। तो ये बेसिकली एंगुलर ही प्रोवाइड कर रहा होता है, ये सिंपल HTML आपको नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है। तो ये जो चीज है इसके अंदर डिफाइन की जाती है, इस सेलेक्टर से कॉल किया जाता है इसको। ओके। सो फर्दर हम मूव करें। ये मेरे ख्याल में index.html की सबको क्लियरेंस हो गई है, किसी का कोई क्वेश्चन? ये जो सेलेक्टर वाला अभी आप बता रहे थे, इसकी अगर एक एग्जांपल छोटी सी बता देते तो ज़्यादा क्लियर हो जाता। अभी जो मुझे जो समझ आई है, आप कहना चाह रहे हैं जैसे कि अभी ये लिखा हुआ था कि जी कंपोनेंट ऐप डॉट कंपोनेंट एट जी द जी रेट कंपोनेंट सेलेक्टर। जी तो जी। फॉर एग्जांपल एक नया कंपोनेंट बनाया है, तो उसको हाँ फिर जी। इसके नीचे को डिफाइन करूंगा तो वो उसको एक्सेस कर लेगा, या ये कहना चाह रहे थे? बेसिकली जब हम वो राउटिंग की तरफ मूव करेंगे तो उसके अंदर वो कवर हो जाएगा कि राउटिंग के साथ वो नया कंपोनेंट कैसे कॉल होगा, या इवन कि हम इसी कंपोनेंट के अंदर उसको को कॉल करते हैं तो वो कैसे कॉल होगा। बल्कि इस ऐप कंपोनेंट के अंदर हम बल्कि अभी इस चीज़ को टैकल करेंगे कि ऐप कंपोनेंट के अंदर हम उसे कैसे कॉल करते हैं। ठीक है। तो ये मैं आपको फर्दर इसकी एग्जांपल बनाकर दिखा देता हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? ओके। तो अब हम आए हैं बेसिकली मेन एप्लीकेशन के मेन कोड की तरफ कि एप्लीकेशन एंगुलर एप्लीकेशन में एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो एंगुलर एप्लीकेशन बेसिकली स्टार्ट हो रही है index.html से, और index.html से बेसिकली आगे ये स्टार्ट करती है ऐप मॉड्यूल को। अब ऐप मॉड्यूल क्या चीज़ है? अ, कोई ऐसा अल्लाह का बंदा टैलेंटेड लोग हैं आई नो, कोई यहाँ पे अगर इस चीज को डिफाइन करना चाहे कि मॉड्यूल क्या चीज है? जी अली इजाज, आप बताएं कि मॉड्यूल क्या चीज है? अली एम ऑडिबल? ओके जैन? सर ये हमारे पास लॉजिकली कंटेनर यूज हो रहा होता है, हम ना मॉड्यूल को यूज कर रहे होते हैं जो जिसमें हम अपना लॉजिकली प्रोग्रामिंग जो टास्क परफॉर्म कर लेते हैं एम मॉड्यूल के अंदर। वो हम मॉड्यूल में कर रहे होते हैं। सर ये एक मॉड्यूल जो होता है लॉजिकली कंटेनर होता है ऑब्जेक्ट रिलेटेड के लिए ना, हम जिसमें हम ओके प्रोग्रामिंग लॉजिक को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है सही है। ओके मैं डिफाइन करता हूँ ऐप मॉड्यूल क्या चीज़ है। ऐप मॉड्यूल एंगुलर के अंदर ऐप मॉड्यूल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐप मॉड्यूल बेसिकली हमारे पास किसी भी एंगुलर एप्लीकेशन को स्टार्टअप के लिए एक एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक कंटेनर है
जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं, डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट डायरेक्टिव्स और इस तरह की जो मल्टीपल चीजें जो एंगुलर प्रोवाइड करता है वो इस मॉड्यूल के अंदर रिलाई कर रही होती हैं, वो इस मॉड्यूल के अंदर प्लेस कर रही होती हैं, बट अगेन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ऐप मॉड्यूल के अंदर, ऐप मॉड्यूल हर एप्लीकेशन के अंदर होता है। इसका बेस वर्क जो है वो बेसिकली ये होता है कि ये बूटस्ट्रैप कर रहा होता है आपकी मेन एप्लीकेशन को आपके ऐप कंपोनेंट से। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप किया इसने ऐप कंपोनेंट से, लेकिन कैसे किया कि जब भी कोई एक मॉड्यूल क्रिएट किया जाता है तो वो उसको क्रिएट करने का यहाँ पे एक डेकोरेटर होता है एनजी मॉड्यूल के नाम से, ये डिफाइन कर रहा होता है कि ये एक मेरा मॉड्यूल है। ठीक है, ये फर्दर हम डेकोरेटर की डेफिनेशंस की तरफ जब मूव करेंगे तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा। तो आपकी कोई भी क्लास जो जो मॉड्यूल के साथ रिलेट कर रही है उसके अंदर आपके पास कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, जैसे हमारे पास डेक्लरेशंस होती हैं, हमारे पास इंपोर्ट्स होती हैं, प्रोवाइडर्स होते हैं और बूटस्ट्रैप होता है। तो बूटस्ट्रैप सिर्फ ऐप मॉड्यूल में होता है, इसके अलावा किसी मॉड्यूल में नहीं होता। इसका काम सिर्फ ये है कि एप्लीकेशन को रनिंग स्टेट में लेकर आना ऐप कंपोनेंट से। डेक्लरेशंस का क्या काम होता है? डेक्लरेशन जो है आपकी जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, हर मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिक्लेयर कर रहा होता है, उनको रजिस्टर कर रहा होता है अपने अंदर। ठीक है, जैसे इस ऐप मॉड्यूल ने ऐप कंपोनेंट को अपने अंदर रजिस्टर कर लिया। अब इसका पर्पस क्या हुआ कि मैंने जब एप्लीकेशन को रन किया तो इसने बेसिकली इसको इधर से स्टार्ट किया। ओके, देन हमें कुछ इंपोर्ट्स। तो इंपोर्ट्स में क्या होता है कि जैसे हमने डेफिनेशन की थी डिफरेंट लाइब्रेरीज की, तो उन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया जाता है इस इंपोर्ट्स की अरे के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे इसने डाटा टाइप अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है कि ये एक अरे है। ठीक है, तो ये इन अरेज के अंदर हम अपनी डिफरेंट मॉड्यूल्स को, डिफरेंट लाइब्रेरीज के अंदर जो मॉड्यूल्स लिखे होते हैं उनको हम इंपोर्ट करते हैं और फिर हम फर्दर उनको अपने कंपोनेंट्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं। जैसे अगर ब्राउजर मॉड्यूल है तो इसका एक स्पेसिफिक काम होगा। अगर आप यहाँ पे आकर देखें तो इसकी एक लाइब्रेरी यहाँ पे यूज हुई है प्लेटफॉर्म ब्राउजर के नाम से। ठीक है, इस तरीके से अगर आप यहाँ पे आके देखें ऐप राउटिंग मॉड्यूल, ऐप राउटिंग मॉड्यूल का क्या काम है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर नेविगेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया, एंगुलर ने इंस्टॉल किया हुआ है राउटर के नाम से। ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे मेरी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी, जैसे अगर फॉर्म की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे फॉर्म का मॉड्यूल जो है मैं उसको इंपोर्ट कर लूंगा। हर लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, तो वो ये इसके अंदर उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट्स कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं फॉर्म मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ तो मैंने फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, उसका एक स्पेसिफिक पाथ है, एंगुलर के अंदर से उसने फॉर्म को, लाइब्रेरी के अंदर से फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, वो इसने यहाँ पे प्लेस किया। अब इस फॉर्म मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शनैलिटी होगी उसको मैं आगे ऐप कंपोनेंट में जाके HTML में जाके यूज कर लूंगा या TS में जाके मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इंपोर्ट्स का काम होता है। प्रोवाइडर्स का क्या काम होता है? प्रोवाइडर्स हमारे पास एंगुलर की एप्लीकेशन के अंदर सर्विसेज होती हैं, उन सर्विसेज को इंजेक्ट करने के लिए, उन सर्विसेज को यूज करने के लिए यह प्रोवाइडर्स को यूज किया जाता है। तो वो उसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे जब हम सर्विसेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर, सर्विस के टॉपिक के ऊपर जब हम मूव करेंगे। तो फॉर नाउ दिस इज इनफ रिलेटेड टू मॉड्यूल। ठीक है, इसके आगे हम मूव करें तो हमने कहा कि मॉड्यूल के अंदर हमने कंपोनेंट को रजिस्टर किया। अब कंपोनेंट के अंदर हमारे पास क्या चीज आ रही है, तो हम उसको थोड़ा सी डेफिनेशन कर लेते हैं कि कंपोनेंट क्या है। तो कंपोनेंट बेसिकली इस डेकोरेटर के साथ रिलेट कर रहा होता है कि अच्छा, जब भी एंगुलर के अंदर एक फैसिलिटी ये है कि ऑलमोस्ट जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो सब की सब डिफरेंट क्लासेस के अंदर हो रही होती है। आप कहीं पे भी जाके देखेंगे तो एक्सपोर्ट क्लास और क्लास का नेम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट। अगर आप मॉड्यूल में देखें एक्सपोर्ट क्लास ऐप मॉड्यूल, अगर आप किसी सर्विस में देखेंगे तो एक्सपोर्ट क्लास ऐप सर्विस लिखा आ जाएगा या यूजर सर्विस लिखा आ जाएगा। तो बेसिकली सारी की सारी क्लासेस ही हैं। जैसे हम ऊप के अंदर क्लासेस यूज करते हैं, C++ के अंदर यूज करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे भी सारी क्लासेस ही हैं TS के अंदर, TS लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। लेकिन ये कैसे पता चलता है कि ये कंपोनेंट है, ये एक मॉड्यूल है? वो हमें डेफिनेशन मिलती है इस डेकोरेटर से। इसको हम नाम देते हैं, एंगुलर इसको एक नाम देता है कि ये एक डेकोरेटर है।
डेकोरेटर क्या करता है, डेकोरेटर किसी भी क्लास के बिहेवियर को डिफाइन कर रहा होता है कि इस क्लास का बिहेवियर क्या होगा। अब अगर डेकोरेटर मैंने लिख दिया कंपोनेंट, तो अब इसका मतलब है कि ये क्लास जो है ये एज अ कंपोनेंट बिहेवियर करेगी। अगर मैंने इसको लिख दिया एनजी मॉड्यूल, तो ये क्लास जो है ये एक मॉड्यूल के तौर पे बिहेव करेगी। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इंजेक्टेबल, तो ये क्लास एक सर्विस के तौर पे बिहेव करेगी। सेम इस तरीके से डायरेक्टिव लिख दिया, तो ये क्लास इसको एज अ डायरेक्टिव वर्क कर रही होगी। तो अब हर कंपोनेंट, हर डेकोरेटर के अगेंस्ट उसका बिहेवियर होता है जो उस क्लास में डिफाइन किया जाता है। उस क्लास के फिर उस बिहेवियर के अकॉर्डिंगली डेफिनेशंस, जो हमारी लॉजिक्स होती हैं, जो हमारी फंक्शंस होते हैं, उनको लिखा जाता है, उनको परफॉर्म करवाया जाता है। तो कंपोनेंट डेकोरेटिव के कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर फिर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक चीजें आ जाती हैं, जिनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्टर। तो सिलेक्टर क्या होता है कि सिलेक्टर उस कंपोनेंट को यूज करने का उसके यूजर्स के लिए एक वे होता है, एक मेथड होता है। काइंड ऑफ इसे हम मेथड भी कह सकते हैं, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये इस कंपोनेंट के नेम को डिफाइन कर रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, आप जैसे ही होवर करेंगे तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि डेकोरेटर यहाँ पे क्या कर रहा है, सिलेक्टर क्या कर रहा है। तो सिलेक्टर आपको उस कंपोनेंट का एक नाम बता देता है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स वगैरह डिफाइन करने में हेल्प करता है, उनको कॉल करने में हेल्प कर रहा होता है, और इस तरह की डिफरेंट चीजें यहाँ पे कर रहा होता है। ठीक है, तो इस सिलेक्टर की ही बात हो रही थी जब हमने कहा था कि index.html के अंदर आपका ये सिलेक्टर कॉल होता है, जो इस कंपोनेंट को सर्व करवा रहा होता है, इस कंपोनेंट को लोड करवा रहा होता है। इस तरीके से आप जैसे जैसे कंपोनेंट बनाते जाएंगे तो ये उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट नेम के साथ बनता चला जाएगा। फिर इसके पास आता है एक टेम्पलेट यूआरएल। टेम्पलेट यूआरएल का क्या पर्पस होता है कि ये आपकी एक्स्ट्रा फाइल्स को इसके साथ रिलेट करता है, लिंक क्रिएट कर देता है, उस फाइल को बताता है कि ये एक HTML की फाइल है। अब टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट बेसिकली हमारे पास HTML को डिफाइन कर रहा होता है। इस तरीके से हमारे पास स्टाइल यूआरएल, जिसके अंदर हम अपनी CSS की फाइल्स को यूज करते हैं, और हम बताते हैं कि यहाँ पे हमारी CSS की फाइल्स जो हैं वो रिलाई कर रही हैं, वो प्लेस कर रही हैं, और वो इनको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कंपोनेंट की बेसिक सी कंपोनेंट डेकोरेटर की एक बेसिक सी डेफिनेशन है, जो हेल्प करती है कंपोनेंट को क्रिएट करने में, कंपोनेंट को डिफाइन करने में। फर्दर इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, तो वो फिर हम थोड़ा सा जब एडवांस नॉलेज की तरफ मूव करेंगे तो हम वो उसके अंदर क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, या फर्दर इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, इसको कंपोनेंट को। मेरे ख्याल से वो वीक 2 में, सॉरी जो मॉड्यूल 2 है उसमें फिर हम बाकी कवर कर लेते हैं। लेकिन आई थिंक कि हमें कंपोनेंट के यहाँ पे भी हमने दोबारा भी देखने हैं ना। जी हमने देखने हैं, लेकिन मैं जो हमारे ये शहजादे हैं, मैं इनका इंटरेस्ट देखना चाह रहा हूँ कि ये क्या चाहते हैं। अच्छा अच्छा, क्या ख्याल है इशफाक साहब? जी गाइस, मुझे तो लगता है सारे सो गए हैं, मैं या तो नहीं, ऑनलाइन है सर। ओवरलोड ओके, हो गए इन पे। आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। जी जाग कासिम, जाग रहे मैंने कहा काफी हमारे लिए तो काफी ज्यादा हो गया, क्योंकि हम लोग तो न्यू बीज हैं। नहीं सर, काफी है ओके आज के लिए। इसलिए थोड़ा सा कुछ हमारे चीजें को हैं, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। ये ठीक एक है, कैंडिडेट लिस्ट इसकी वो भी शेयर कर दें, जो आपने रिकॉर्ड किया है वो भी काइंडली शेयर कर ओके, दें। अगर उसमें किसी चीज के कोई पॉइंट मिस आउट हो गया है तो वो कम से कम नेक्स्ट टाइम जो आपके पास आए तो वो आपको फर्दर उस पर पूछ सके। बिल्कुल जी ठीक ये है, जो बिल्कुल सही पोर्टल है। है उस पे अपलोड हो जाएगा LMS वाला, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उस पे। लेकिन ये है कि वहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो आप लोग एक्सेस कर लोगे उसको। ठीक है गाइस, तो फिर आज के लिए हमारा इतना ही इंट्रोडक्शन इनफ है कंपोनेंट्स के लिए। फर्दर हम इंशाल्लाह इसको अपने अगले सेशन में जो शायद कल हम करेंगे। जी जी इशफाक साहब, जी जी कल करेंगे। ओके, तो गाइज आप लोग उसके लिए टाइम डिसाइड कर दीजिएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम कल दोबारा सेशन करेंगे, और उसके अंदर हम अपनी इस मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके जी ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो